नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो एवीटी ओके लिख दीजिए फटाफट और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए जिन भी आप ग्रुप्स में शेयर करते हैं, और साथ ही साथ खुद भी वीडियो को लाइक कर लें और उन जिनको शेयर करें उनसे भी कहते हैं कि वो पहले वीडियो को लाइक कर लें, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के आप सब वीडियो का आनंद लें। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं कुछ कल की कुछ घटनाओं से, क्योंकि सुबह हो गया तो एक दिन हम पीछे हो जाते हैं। ज़रा उन कल की घटनाओं को ले लें और क्या घटना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से शुरू करते, क्या चल रहा है ज़रा उसको देखें। 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते थे ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है। 2014 की अपेक्षा में इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले, 10 टाइम मोर। 2014 में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के 15वें स्थान पर थे, लेकिन आप सबने इस बार देश को टॉप 5 में लाकर के रख दिया। एशियन पैरा गेम्स हुआ, पैरा गेम्स में जैसा कि आप सबको हमने बताया था सेंचुरी मार दी भारत ने मेडल्स की। तो सेंचुरी सिर्फ मारी नहीं है, लगभग 10 गुने ज़्यादा 10 गुने ज़्यादा गोल्ड मेडल 2014 की तुलना में इस बार आए हैं। 14 से अपेक्षा 14 से जो है कंपैरिजन हो रहा है, उसके पहले तो बात ही मत कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है स्थिति। रिपोर्ट कार्ड जब आप काम करते हो, ये उस स्थिति को आप देख रहे हो जो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट जो चला था ना, जिसका लेकर बड़ा मजाक उड़ाया था लोगों ने, कहा था पैसे बर्बाद हो रहे हैं, बहुत रोना धोना मचाया गया था कि इतने हज़ारों लाखों करोड़ रुपए क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। आज वो लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों बर्बाद हुए। वो बर्बाद हुए या सही इस्तेमाल हुआ, ये फैसला आपके हाथ है। एक समय वो भी था जब इस देश में CWG होता था और घोटाला हो जाता था 2 लाख करोड़ का, 1,80,000 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक आज है जब लाखों करोड़ भी नहीं खर्च हुए, कुछ हज़ार करोड़ खर्च हुए और उसके बाद नतीजा देखिए, क्या ओलंपिक्स और क्या एशियन गेम्स और क्या पैरा एशियन गेम्स, सब में भारत सेंचुरी मार रहा है मेडल्स की। तो ये स्थिति, तो इसकी क्या आवश्यकता है। खाली अपना काम क्यों नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार से आपको पढ़ते पढ़ते काम करते करते रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, आप खेलने जाते हो, उसी प्रकार से देश का भी हाल है। देश को भी एक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, देशवासियों को भी होती है। कैसे देखें। बाकी गेम्स में जब एक खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो खेल की दुनिया और खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, इस सब के लिए बड़ी प्रेरणा मिलता है, उमंग का कारण मिलता है। लेकिन जब एक दिव्यांग विजयी होकर आता है तो सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की वो प्रेरणा बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। निराशा की गर्त में डूबा हुआ कोई भी इंसान आपकी सफलता को देख करके खड़ा हो जाता है कि ईश्वर ने तो मुझे सब कुछ दिया है, हाथ पैर दिमाग आंख सब दिया है, अरे ये कुछ कमी के बावजूद भी कमाल, और मैं सोया पड़ा हूं, खड़ा हो जाता है। आप उसके लिए आपको जब वो खेलते हुए देखता है तो वो सिर्फ खेल के मैदान तक या खेल की दुनिया तक सीमित नहीं रहता है, जीवन के हर क्षेत्र में हर किसी के लिए वो प्रेरणा का कारण बन जाता है और आपने वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अपन लोग भी अक्सर चर्चा करते हैं, जब ये ऐसा कर सकते हैं जिसके पास कोई कमी है, दृष्टि बाधित है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, जब वो ऐसा कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक कंपैरिजन ज़रूर ड्रॉ होता। और पैरा एशियन गेम्स में जब ये खिलाड़ी जीत कर आते, जब इस प्रकार के दिव्यांग खिलाड़ी जीत कर आते, तो एक ये भावना तो बनती है। और कुछ लोग इसके बाद भी सोते हैं तो उनका कुछ नहीं हो सकता जो इसके बाद भी सो रहे। खैर,
नवीन कोठा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री मोदी दिव्यांगों के बारे में बताते हुए और उनका हौसला अफजाई करते हुए जब पूरे लौट कर आए हैं, लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसा भी चल रहा है जिस पर आपको नज़र डालनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, हमने कहा था ये सामान्य नहीं हो सकता, हमने कहा था ये सामान्य नहीं हो सकता। एक और ट्रेन इस बार पटरी से उतर गई। देखिए लगातार एक के बाद एक के बाद एक। अब प्रयागराज जंक्शन पर ये घटना हुई है, ट्रेन जो है पटरी से उतर गई। तो क्या पत्थर गए थे जैसा कि पहले देखने में आया था? और अक्सर स्टेशन के पास जो घटनाएं हो रही हैं, ये प्रयागराज जंक्शन से लगभग 9:15 बजे चली और इसके इंजन के 4 पहिए और इसके पीछे जनरेटर कार के 4 पहिए पटरी से उतरे, जिसको इस घटना की तत्काल कार्रवाई करते वरिष्ठ अधिकारी मंडल प्रबंधक से अन्य वरिष्ठ अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे मंडल प्रयागराज मंडल मुख्यालय और ट्रेन का जो पीछे की होगी जिसमें सभी यात्री पूर्णतः सुरक्षित थे। किसी तरह का ना तो यात्रियों को ना ही रेल कर्मियों को किसी तरह की कोई भी हानि नहीं हुई है। तो उनको उन डब्बों को काट के वापस प्लेटफॉर्म पे भेज दिया गया और उसको रवाना किया जा रहा है तत्काल। और इसमें ट्रैफिक भी बाधित नहीं हुआ। मूल संरक्षण नियमों का पालन करते हुए सभी ट्रेनों को सुरक्षित तौर पर चलाया गया। चलिए साहब, तो फिर से एक बार ट्रेन उतर गई पटरी से, इंजन उतर गया, आगे का जनरेटर कार उतर गई। कैसे उतर गई? लगातार ऐसी घटनाएं कैसे हो रही है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी बस गए हैं पटरियों के आसपास, उनको भी देखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल तो अभी कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जनहानि का इंतज़ार भी तो नहीं किया जा सकता। कमाल है, मोदी जी ने प्रत्येक एथलीट में आत्मविश्वास जगाया। नवीन जी, इसमें कोई दो राय नहीं, सिर्फ एथलीट्स में नहीं, मैं समझता हूँ देश में भी हर एक नागरिक जो कुछ करना चाहता है उसमें एक आत्मविश्वास ज़रूर जगा होगा। खैर, ये तो ही देश की बात। अभी करवा चौथ आज कुछ देशों में मन रहा होगा, भारत में कल मन के चुका है। चलिए फिर से वापस आ गए। चौथ की हम बात कर रहे थे, बड़े जोर शोर से हर्षोल्लास से मनाया जाता भारत में, कमर्शियल त्यौहार बना दिया गया उसको। कुछ लोगों ने गिफ्ट दिए होंगे, कुछ ने नहीं दिए होंगे, बहरहाल लेकिन एक न्यूज़ है उसको ज़रूर देखिए, बड़ी मज़ेदार है, त्यौहार से जुड़ी हुई है। तो अगर मेरठ से लेते हैं, जहां पर मेरठ में पति के साथ करवा चौथ की शॉपिंग करने के बाद बेवफा पत्नी जीजा के साथ फरार हो गई। मामला जानी थाना इलाके का है। अशोक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता है। करवा चौथ पर पति ने पत्नी को शॉपिंग कराई, लेकिन करवा चौथ मनाने अपने सोनू पुलिस से गए हैं। पीड़ित कई बार स्थानीय पुलिस के पास नहीं सुनी गई। इसके बाद पत्नी को वापस लाने के लिए एसएसपी पहुंचकर गुहार इस पति ने लगाई है। भाई गजब ही हो गया, करवा चौथ की शॉपिंग करी पति के साथ और भाग गई जीजा के साथ। कमाल है। ये स्थिति है आजकल की, जो रील्स ये सब चल रहा ना, उसकी वजह से सारा है। जो टीवी पे जो नॉर्मल किया जा रहा है, वो जो पहले तो सीरियल होते थे, पर अब आजकल तो रील वगैरह सीरियल को भी मात दे दी है। उसका नतीजा है शॉपिंग करो पति के साथ और भाग जाओ जीजा के साथ में। अब ये जीजा के साथ भागने वाला सिस्टम भी शुरू हो गया है। मतलब मैंने ऐसे केसेस ज़्यादा देखे नहीं है, इक्का दुक्का ही, शायद पहली बार ही देख रहा हूँ कि जीजा के साथ भाग लिए। कमाल है भाई, कमाल है। देश कहाँ जा रहा है भगवान ही मालिक है। खैर, अच्छा उससे पहले पति के साथ शॉपिंग भी कर ली पूरी, भागना ही था तो पहले भाग जाती हैं। कमाल, 13 साल की बच्ची भी, कमाल हो गया। कहाँ जा रहा है देश, सोचिएगा ज़रूर है ना। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके साथ या आपके परिवार में ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। जो सतर्क रहते हैं उनके साथ कभी ऐसा नहीं होता है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। खैर,
अब चलते हैं उस खबर की तरफ जिसको लेकर बवाल हुआ था और कल हमने उसका एपिसोड किया था। आईफोन का जो हैकिंग वाला सरकार ने हैक कर लिया, मेल आया था। अब उस मेल को लेकर ही सवाल उठ गए साहब। कल हमने कहा था कि ये कैसे हो गया। अब देखिए ज़रा, थ्रेट नोटिफिकेशंस एट apple.com आया तो एप्पल से ही है, लेकिन भेजा किसने है? भेजा जो हमने कल आपको बताया था उसको लेकर अब यही बात निकल कर आई है सामने, और तमाम सारे लोग अब इस बात को लेकर खुलकर सामने आए हैं कि ये जो मेल भेजी गई है ये एप्पल के द्वारा नहीं भेजी गई, बल्कि ये भेजी गई है उसी एनजीओ के द्वारा जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। और अब एप्पल के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठने लगे कि आखिर एप्पल ने ये एक एनजीओ की एक्सेस नाउ जैसा एनजीओ, इसके आधार पर मेल कैसे भेज दी। और एक्सेस नाउ का सीधा सीधा जो संबंध है वो ओपन सोसाइटी यानी कि जॉर्ज सोरस से है। जो जो हमने कल आपको बताया कल की वीडियो में, वो सब कुछ कल दोपहर में मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ आप सब ने भी वो सारी न्यूज़ देखी होंगी। जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर कल लोग चिल्ला रहे थे कि एक्सेस नाउ की फाइंडिंग्स है तो एप्पल की है ही नहीं, तो एक प्राइवेट एनजीओ के आधार पर आखिर कैसे इन तमाम सारी चीज़ों को भेजा गया, ऐसा अलर्ट कैसे भेज दिया गया। हमने कल भी कहा था, हम आज फिर कहेंगे, भारत सरकार को चाहिए कि इसमें एफआईआर लॉन्च करे और इसमें जो है सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करे। नवीन जी कहते हैं एक्सेस नाउ रिग्रेट लेटर। अच्छा, ऐसा भी है क्या? कुछ रिग्रेट भेजा उन्होंने? मुझे आइडिया नहीं है ना। तो कुल मिलाकर जो हमने कल आपसे कहा था, आज वही चीज़ सामने आई, सबके सामने आई, और अभी और आना है। दिक्कत वहाँ है जहाँ सरकार में जो नुमाइंदे बैठे ना, वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो आराम से हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, उन्हें लगता कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ है। अगर ये लोग एक्टिव होते तो ये स्थिति नहीं होती। बट बहरहाल जो हमने आपसे कहा था, आज वो चीज़ पूरे भारत में घूम रही है और सबको ये बात एकदम से ध्यान आ गई कि ये तो एक्सेस नाउ ने भेजा है। मेल को ज़रा ध्यान से पढ़ा कीजिए, आपको बिटवीन द लाइन्स जो हम रीड करना सिखाते हैं ना, वो सीख जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं सीख पाए, नहीं सीख पाते तो उनको प्रॉब्लम होती है। खैर, भारत को बदनाम करने की एक साजिश थी जो फिर से फॉइल हो गई, और ये रोज़ होता रहेगा और हम रोज़ यही करते रहेंगे। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम आपको कुछ अच्छा बता पाए, कुछ घर परिवार से रिलेटेड बता पाए, देश में कुछ अच्छा हो रहा है वो बता पाए। सिर्फ मूर्खों की वजह से, जो मूर्ख जो सरकार में बैठे हैं उनकी वजह से, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनके अंदर इच्छा शक्ति भी नहीं है कि ये कोई कार्रवाई करे, और हिम्मत भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें। और जब ऐसी स्थिति होती है तो रोज़ एक नया ऐसा बवाल आता रहेगा और रोज़ हमारा और आप सबका समय ऐसे बर्बाद होता रहेगा। और सिर्फ चलिए हमारा तो फिर भी, हम तो एक छोटा सा चैनल है। आप सोचिए, मेन स्ट्रीम मीडिया कल इस पर बहस करता रहा, लाखों करोड़ों रुपए का एयर टाइम होता है, लाखों करोड़ों रुपए इस बात पर बर्बाद कर दिए गए कि भाई क्या चल रहा है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये दो तीन चीज़ें हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांव गांव से गई मिट्टी, उस न्यूज़ को दबाना था। वो न्यूज़ सक्सेसफुली दब गई, बहुत सक्सेसफुली दब गई, कुछ नहीं पता चल पाया लोगों को। ये आईफोन ही चलता रहा, परसों भी चला, कल भी चला, ठीक है। महुआ मोइत्रा जिन्होंने गलत किया है, जिनकी न्यूज़ आई थी, जहाँ जो भारत सरकार है, जो भारत सरकार की एजेंसीज हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि 40 बार से ज़्यादा बार, तो उस न्यूज़ को भी दबा दिया गया कि पार्लियामेंट का जो उनका अकाउंट है जिससे उन्होंने सवाल पोस्ट किए थे, वो 40 से ज़्यादा बार एक्सेस किया गया। बड़े कमाल की बात है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलिए, देश को बदनाम करने के तो बड़े प्रयास हो रहे, लेकिन देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको भी आपको देखना चाहिए। अंटार्कटिका में बहुत कम देशों के स्टेशन हैं,
है ना। भारत के 2 स्टेशन हैं, एक मैत्री और एक भारती, 2 स्टेशन भारत ने बनाए और यहाँ जाने का सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है हवाई जहाज़ के ज़रिए, और वो भी आप केप टाउन से जाते हैं और उसके बाद में आप बर्फ़ पर उतरते हैं। तो जब आप जा रहे होते हैं तब आपको समुद्र में कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है और आपकी विंडस्क्रीन पर इस प्रकार से बर्फ़ भी जम जाती है। जिन खिड़कियों से आप बाहर देखते हैं, ये उनका हाल है। लेकिन उससे बड़ी बात तो लैंडिंग की है। लैंडिंग पे जब आप वहाँ उतरते हैं तो कुछ बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। हमने कहा क्यों ना हम अपने दर्शकों को उस नज़ारे को दिखाएं, और आपको भी देखकर अगर गर्व हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो लैंडिंग की कुछ फोटोग्राफ्स और अंटार्कटिका पर भारत का ये झंडा मैत्री अंटार्कटिका जहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ भारत का झंडा ज़रूर मिलेगा। बहुत कम देश हैं जो वहाँ तक पहुँच पाए और बहुत कम देश हैं। और वीडियो तो शायद आपने पहली बार ही देखा होगा, भारत के झंडे वाला तो पहली बार ही देखा होगा। अंटार्कटिका में भारत का तिरंगा लहरा रहा है, ये तो आपने पहली बार ही देखा होगा। बहुत कम समय मिलता है यहाँ काम करने के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही जो किस्मत वाले होते हैं वो जा पाते हैं। भारत सरकार इनको भेजती है और भारत सरकार की गाड़ियाँ वहाँ मौजूद होती है। जैसे ही आप वहाँ उतरते हैं, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि आप जा सकते हो, अगर उस पैसा तो जा सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसरो के साइंटिस्ट और बहुत गिने चुने लोग वहाँ जा सकते हैं। और जैसे ही वहाँ उतरते हैं, भारत सरकार की वहाँ गाड़ियाँ हैं, तुरंत वो स्टेशन पे ले जाते हैं। मैक्सिमम जो बीच का जो स्लॉट है वो 10 मिनट के आसपास का रहता है, क्योंकि ठंड बाहर बहुत ज़्यादा होती है, उस पर सर्वाइव करना लगभग असंभव है। तो तुरंत जो है उनको स्टेशन के अंदर ले जाया जाता है, वहाँ वार्म किया जाता है फिर से दोबारा, और फिर स्टेशन के अंदर जो रिसर्च वर्क चल रहा है उस रिसर्च वर्क को किया जाता है। तो देश को बदनाम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन कितना ही बदनाम कर लें कि फ़ोन हैक हो रहा, फलाना हो रहा, ढिकाना हो रहा, कभी इस देश में एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अंटार्कटिका में भारत का झंडा लहरा रहा है। इस बात पर आपको गर्व होना चाहिए। चलिए कुछ इजराइल अपडेट ले लें। आज इजराइल अपडेट की भी बारी है। बहुत दिनों से इजराइल के बारे में आपने सुना नहीं है। तो इजराइल के बारे में कल तो हम बता ही नहीं पाए थे आपको। कल हम इतने मस्त हो गए थे लाइव में, इतने रम गए थे कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि हमको कल आपको बताना भी है, पेमेंट भी करना है। क्यूआर कोड को स्कैन करके कृपया कर अपना अपना पेमेंट कर दीजिएगा। जिन लोगों ने पिछले महीने के और उससे पहले के पेमेंट नहीं किए, जब से आप देख रहे हैं तब से लेके आज तक के पेमेंट क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। अमाउंट के ठीक नीचे जो कमेंट बॉक्स आएगा उसमें अपना नंबर और नाम ध्यान से भेजिएगा। 87707209209196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी अपनी फ़ीस भर सकते हैं, अपना अपना पेमेंट कर सकते हैं। n.shukla@UPI के माध्यम से भी। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला UWL पर जाकर ध्यान से अपना अपना पेमेंट कर दें। 2 यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। t.me/nshukla टेलीग्राम के इस चैनल से सब लोग जुड़ जाइए। जो फ्री में देखते हैं वो भी, जो भी लोग लाइव को देखते हैं वो इससे ज़रूर जुड़े, है ना। ट्विटर पे NS365 और @NShukla 2 अलग अलग ट्विटर हैंडल है, उनको आप फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम को शेयर और ट्विटर पर @NShukla, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा गूगल फॉर्म भर दीजिए। हर एक वीडियो के, हर एक लाइव के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, लिंक दी है, उनकी बाकायदा लिंक चलती हैं, और उनमें अपना चुनकर, अगर आप NRI है तो NRI वाला, अन्यथा आप नॉर्मल वाला फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। क्लियर है। इतना बोलने के बाद भी दुख इस बात का होता है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट जो लोग होते हैं ना तो वो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करते हैं, ना गूगल फॉर्म भरते हैं, ना ट्विटर पे फॉलो करते हैं, और फिर कहते हैं कि अच्छा जब कुछ हो जाता है या वीडियो बंद हो जाते हैं तो फिर फ़ोन करके बोलते हैं वीडियो नहीं दिख रहे। ट्विटर पर नहीं, वो तो हमने चलाते नहीं, हम नहीं चलाते हो तो फिर इस देश में जियोगे कैसे। ट्विटर चलाते नहीं हैं, ट्रेनिंग दी है बाकायदा चलाने की, फिर भी नहीं चला पाते। हाँ, इनको क्या चाहिए, इनको फेसबुक पे गालीबाजी करनी है, नहीं वो लोग हैं, और उसमें अपने आप को बड़ा महारत समझते हैं, बहुत हीरो समझते हैं अपने आप को। कमाल है।
तो भाई जो लोग नहीं है हमारे, कम से कम हमारे दर्शक जो नहीं है, या तो हमारे दर्शक मत रहो आप, और या जो कहा जाता है उसको कर लीजिए, है ना। दो में से एक चीज़ है। यू कैन नॉट कम एवरी डे एंड से कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। नवीन जी कहते हैं एज अ चाइनीज मोदी वेस्टिंग मनी ऑन अंटार्कटिका, ही कुड हैव गिवन फ्री टमाटर टू ऑल सेक्युलर्स। टमाटर भी महंगे हैं क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, हमारे यहाँ तो सस्ते हैं सर शायद। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी समझनी पड़ेंगी। अंटार्कटिका में भी बहुत कुछ हो रहा है। ये जो हमने आपको वीडियो दिखाया, लेटेस्ट वीडियो है ये, अभी का, है ना। और जहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि चीज़ें ठंड से ही टूट जाती हैं, उस जगह पर जो है भारत का झंडा लहरा रहा है। तो ये बहुत कुछ है। राम राम भाई जी, आपको सुबह सुबह सुनना अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा तबीयत नासाज है, इसलिए रात की जगह सुबह में शिफ्ट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी, गहलोत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए अब आगे चलते हो, ज़रा इज़राइल की बात करें। इज़राइल ऐसा क्या कह रहा है जो हमको सुनना चाहिए? The horrors that Hamas perpetrated on October 7th remind us that we will not realize the promise of a better future unless we, the civilized world, are willing to fight the barbarians. Because the barbarians are willing to fight us. And their goal is clear. Shatter that promising future. Destroy all that we cherish. And usher in a world of fear and darkness. Ladies and gentlemen, this is a turning point for leaders and nations. It is time for all of us to decide if we are willing to fight for a future of hope and promise, or surrender to tyranny and terror. Now rest assured, Israel will fight. Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. Hamas launched this war by perpetrating the worst savagery our people have seen since the Holocaust. Hamas murdered children in front of their parents, murdered parents in front of their children. They burnt people alive. They raped women. They beheaded men. They tortured Holocaust survivors. They kidnapped babies. They committed the most horrific crimes imaginable. And they're part of the axis of evil that Iran is forming. An axis of terror that works by arming, training, and financing Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, and other terror proxies throughout the Middle East and beyond the Middle East. In fighting Hamas and the Iranian axis of terror, Israel is fighting the enemies of civilization. पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं, कहते हैं हम हमास से लड़ेंगे, आतंकवादियों से लड़ेंगे। इन आतंकवादियों को ईरान, लेबनान, यमन, ये सारे लोग हथियार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको आतंकवादी बना रहे हैं। चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं, सबको घेर लिया, पूरे मिडिल ईस्ट को घेर लिया एक तरह से। क्या लड़ पाएंगे? कहते हैं हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अच्छा, क्या जीत पाएंगे वाकई में, या फिर सिर्फ बड़े बड़े बोल हैं? चलिए, जीतेंगे ना जीतेंगे तो ना मालूम, लेकिन वो कहते हैं हम लड़ेंगे, युद्ध हमने स्टार्ट नहीं किया है। अगर इजराइल हमास का सफाया कर देता तो ये भविष्य में भारत के लिए मददगार होगा, नवीन जी कहते हैं। नवीन जी, अब पता नहीं सफाया कर रहा है कि नहीं, कुछ तस्वीरें आई हैं, देख लेते हैं। लाहौर पे बिल्ला कूदत, न लाहौर है न लाहौर जैसी कोई चीज़, बस बिल्ला ही कूदता नज़र आ रहा है यहाँ तो। भाई साहब, मैदान हो गया भाई, बुलडोज़र चल रहे हैं, पूर्ण रूप से मैदान बना दिया गया, एकदम सफाया। उई ला, मैं कह रहा था भाईजान ये कभी सड़क हुआ करती थी, सड़क भी ख़त्म कर दी गई है, उखाड़ दी गई है। बिल्डिंगों का तो बात ही मत करना बॉस। हमने तो पहले ही कहा था, गलत जगह पंगा लिया है भाई, गलत जगह पंगा ले लिया। हाय हाय हाय, कितने अच्छे अच्छे महल हुआ करते थे, बताइए। ये तब होता है जब आप ये भूल जाते हो कि जो आप करने वाले हो
वो लौट कर आपके पास आने वाला है। इन आतंकवादियों ने सोचा था हर बार की तरह ये थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, लोगों को गोली मारेंगे और बाहर आकर जैसे ही वो थोड़ी बहुत कार्रवाई करेगा इजराइल, ये एक विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे और लोग इनके साथ हो जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, ये कितने भी फेक वीडियो बना ले, मेकअप आर्टिस्ट को बुला ले, इनके बच्चों को भी अच्छी एक्टिंग नहीं आती है। मैं रोज़ देख रहा हूँ भारत का एक जिहादी, भारत का एक आतंकवादी जो लगातार लोगों की नोटिस बोर्ड पर फोटो लगाता है, वो आतंकवादी डेली फर्जी वीडियो को ट्वीट कर रहा है। और उन वीडियो को देखिए, बच्चों को एक्टिंग तक नहीं आ रही अच्छे से करनी, न माँ बाप को आ रही है, थोड़ी देर हैं करके देखते फिर उसके बाद हंसने लगते हैं। तो कम से कम एक्टिंग तो अच्छे एक्टर अच्छे लाओ। और एक वो जो एक्टर है, कौन सा फोफा है, कौन है भाई, उसका तो गजब है भाई। मैं तो दीवाना हो गया भाई साहब उसका। हाँ, बड़ा खुश हो रहा था जब मिसाइल दाग रहा, रॉकेट दाग रहा था। फिर उसके बाद फिर वो रोने लगा जब पलट के वार हुआ। फिर उसके बाद वो बिल्डिंग आईसीयू में एडमिट हो गया था। फिर अगले दिन बिल्डिंग टूटी बिल्डिंगें दिखा रहा था। फिर उसके अगले दिन कुछ और होने लगा। फिर जो है वो अभी लेटेस्ट में देखा वो प्रेस रिपोर्टर बन गया भाई साहब। और उसका लेटेस्ट कल शाम को देखा भाई साहब, सिंगर हैं। क्या मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है भाई। शाहरुख खान पानी भरे उसके आगे। बुलाओ उसको भाई साहब, ऐसे एक्टर्स की ज़रूरत है। तो जो आतंकवादी जो बैठकर आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है यहाँ, वो कान खोल कर सुन ले, भारत से कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी और कम से कम हम लोगों से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है ना। जिसने जो किया है उस कौम को भुगतना पड़ेगा। उनको मालूम था, सबको मालूम था कि ये जा रहे हैं, तब क्यों नहीं रोका उनको, क्यों नहीं गोली मारी, क्यों नहीं पुलिस से पकड़वाया, तब सब शामिल थे। और इनके हमेशा ऐसे ही होता है, सब शामिल होते हैं और बाद में कहेंगे नादान बच्चा है साहब। तो ये भी तो नादान बच्चे हैं। अब कर लेने दो उनको जो कर रहे हैं। अब सुन कहाँ रहे हैं, हम समझा नहीं समझ रहे। हाँ, आप समझाओ, कोशिश करो। बच्चे हैं, अलते हैं, अलतों से अलतियाँ आती है, आती औलाद है, अलते हैं। हाँ, अलतों से अलतियाँ आती है, समझ जाओ बस। लड़कों से गलतियाँ हो रही है, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे जैसे लाइव आगे बढ़ रहा है और आपकी आवाज़ की खनक बढ़ रही है, कमाल क्या काम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर देता है, ईश्वर स्वस्थ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, यश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो कुल मिलाकर भी ये है, लड़कों से गलती। अच्छा, हॉस्पिटल में भी काम कर रहा, हाँ मैं तो भूल ही गया था, हॉस्पिटल में काम करने वाला वो उसमें भी काम कर रहा था भाई। वो खतरनाक आदमी है। वी हैव टू नॉमिनेट एन ऑस्कर, देखा है ना नवीन जी आपने? मैं समझता हूँ सबने देखा होगा यहाँ पर। ये पाप के बने इंफ्रास्ट्रक्चर का अंजाम यही होगा, बिल्कुल पाप का ही इंफ्रास्ट्रक्चर था ये लंका थी जिसको ढहाना ज़रूरी था। और यहाँ तो हर घर में रावण था, वहाँ तो एक ही रावण था। खैर, गजब गजब लोग हैं। जो लोग ट्विटर पे नहीं, उन्हें ये सब सौभाग्य नहीं मिला होगा देखने का, और हम दिखा नहीं पा रहे क्योंकि खबर ज़्यादा है। और क्या इनसे सहानुभूति होनी चाहिए? चलिए देखते, वो भी देखते। इन आतंकवादियों को देखिए तो सही, ये है हमास के आतंकवादी। और अब ये देखिए, आरपीजी है साहब, एंटी टैंक, और किस पर चला जा रहा है? पैसेंजर व्हीकल पर। ऑन द स्पॉट खत्म हो गए सारे के सारे। एंटी टैंक आरपीजी चलाया गया गाड़ी के ऊपर, सिविलियन गाड़ी के ऊपर। कैन यू बिलीव इट? दुनिया में इससे पहले आपने ये कभी नहीं देखा होगा, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में आज तक इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अंदर पूरा परिवार था, पूरा परिवार एक झटके के अंदर, उन्हें पता भी नहीं चला। जब उनकी आत्मा बाहर निकल कर आई हुई तब उसने डेड बॉडीज देखी हुई। ये क्या हो गया? इतनी फास्ट मृत्यु तो किसी ने सोची भी नहीं होगी। स्पॉट पर खत्म, इमीडिएटली। आप टैंक को मारने वाले गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आरपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ कोई रियायत करे। बच्चों के सर काट के और हाथ में पकड़ पकड़ कर इन लोगों ने वीडियो बनाए हंसते हुए। सोचिए आप, बच्चों को जिंदा जलाते हुए वीडियो बनाए, ओवन में डाल के उनको पकाते हुए वीडियो बनाए हंसते हुए, एंड दे वर एंजॉयिंग इट।
बच्चों के सिर से फुटबॉल खेला गया है। छोटे छोटे बच्चे, सर क्या फुटबॉल खेलोगे, वो तो बॉल है, फुटबॉल भी नहीं है। पर लातों से मार मार कर सिर काटने के बाद इनसे रियायत की उम्मीद, ऐसी कौम को तो ख़त्म कर देना चाहिए, है ना। गुरुजी मॉर्निंग में आपको देखने का आनंद दुगना हो जाता है। धन्यवाद भैया। चलिए और देखें अब क्यों इनसे बिल्कुल भी इनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए और इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। वो देखिए, इतना करने के बाद आतंकवादियों की हिम्मत देखिए। आतंकवादी आतंकवादी रहेगा, जरा हिम्मत देखिए। हाँ, फलस्तीन, अच्छा चूहे पकड़ लिए साहब, फलस्तीन के रंग, झंडे के रंग में रंग दिए चूहे। और अब क्या हो रहा है, मैकडॉनल्ड्स फ्री में खाना दे रहा है, किसको, इजरायली सैनिकों को। तो मैकडॉनल्ड्स पहुंचे और इतने खचाखच भरा हुआ है मैकडॉनल्ड्स, और मैकडॉनल्ड्स में पहुंचकर ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ, ये महिलाएं हैं, सब घबरा गए, अफरा तफरी मच गई। डब्बा भर के जो है, और बाकायदा बताया गया किसे किसे टारगेट करना है, स्टारबक्स को करना है, मैकडॉनल्ड्स को करना है, ठीक है ना, और डिज्नी हॉटस्टार को करना है। ओ हो, अरे भाई मैं तो डर गई। हाँ, And the doors are closed. Successful mission. सक्सेसफुल मिशन, बच्चों के सिर काट के, बच्चों को जिंदा जलाकर, और अभी भी दादागिरी चालू है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, लंदन के मैकडॉनल्ड्स में ये हुआ, ये आपके सामने है। कोई डायलॉग था क्या, इसकी खून में सना है ना। हाँ, वो वाकई में सही है। भीख मांगते हुए गए थे अपने देश से भागकर कि हमको रख लो, झाड़ू पोछा करवा लो, हम लेटरिन साफ कर देंगे आपकी, और आज उन्हीं लोगों के लिए आफत बन गए। पर उनको आज भी समझ में नहीं आएगी, वो तो खेल खत्म हो गया लंदन का। यश जी कहते हैं सर, ऑल माई एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन टेलिंग वी आर इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। मे बी, हो सकता है। चलिए और आगे देखते हैं। जो लोग ये रोना रो रहे हैं कि हमें मारा जा रहा है, हमें बचाओ, उनकी असलियत भी देख लें। हार्वर्ड, नाम सुना है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब तो सुना है। चलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चलते हैं, और एक जीव लड़का मिल गया, एक जीव मिल गया। तब आतंकवादियों ने क्या किया, जरा देखिए, ये यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। एक एक जीव को इस तरह से घेरा जा रहा है, और ये मौका ढूंढा जा रहा है किस कब वो कुछ पलट कर कुछ धक्का दे या कुछ करे, तो हमें मौका मिल जाए तो हम उसकी लिंचिंग कर दें, उसकी हत्या कर दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्वर्ड ने, इसके बावजूद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया इन लोगों के खिलाफ, कोई भी एक्शन नहीं लिया। आप अपने बच्चों को सपना देखते ना हार्वर्ड में भेजने का, देखिए, पर अगर कल उसका मर्डर हो जाए तो रोइएगा मत, क्योंकि आतंकवाद के अड्डे बन चुके हैं। हार्वर्ड, बॉस्टन, ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी जिनका आप नाम सुनते हैं, ये सारे के सारे आतंकवादी सिंपैथाइजर्स के अड्डे बन चुके हैं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होता है तो कृपया करके फंडिंग देख लीजिए किसकी आ रही है। इन तमाम सारी जगहों पर जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है, इन तमाम सारी जगहों पर खाड़ी देशों की फंडिंग है, और जब खाड़ी देश फंडिंग करेंगे तो फ्री में तो करेंगे नहीं। तो भाई बच्चा आपका है, आपको कहाँ भेजना है आप देख लीजिए। बड़े शर्मनाक है कि हार्वर्ड के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। मुझे कहते हैं आने वाली 7 पुश्तें इजराइल के नाम से कांपेंगी। पुश्तें आनी चाहिए इसके बाद क्या, हाँ, मेरे ख्याल से तो अब पुश्तें आने देगा नहीं इजराइल शायद, बाकी देखते हैं क्या होता है। शशि जय शुड गिव जुबेर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अब शर्मा साहब देखिए, जो भी हो रहा है तो वही जाने, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे।
बहरहाल जो लोग इतना रोना पीटना मचाए हुए हैं, जरा उनको लेकर एक वीडियो आया है, देख तो ले, इनके कुकर्म देख ले। आज से तकरीबन 2 साल पुराना वीडियो है, देखिएगा। हमास का वीडियो है, और ज़रा देखिए रशिया का जो टीवी चैनल है, आधिकारिक इसको माना जाता है रशियन गवर्नमेंट का, आरटी, और आरटी का रिपोर्टर नीचे गया है साहब, कहाँ जा रहा है जानते हैं? हा, सुरंगों का ये वो जाल है जो हमास ने बिछाया, और इनको बिछाते समय मालूम है क्या कहा गया था, क्या कहकर पैसा लिया गया था, क्या कहकर इसे पैसा दिया गया था? ये कहकर पैसा लिया गया था कि साहब हम जो है अंडरग्राउंड ट्रेन बनाएंगे, मेट्रो, ये है मेट्रो, मेट्रो दिख रही है आपको? हाँ, ये लीजिए मेट्रो आपकी। छोटा मोटा मत समझिएगा, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, आरसीसी की बनी हुई है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की है पूरी, और नई बनी है, कोई पुरानी नहीं है। तो ये हमास के आतंकवादी हैं जिन्होंने बाकायदा अपना इंटरव्यू दिया था। लंबी तैयारी चली सर गाजा में, लंबी तैयारी। आप ये नहीं सोच सकते कि छोटी मोटी तैयारी है। और ये 2021 का वीडियो जो आप देख रहे हैं, 21 में ये तैयारी चल रही थी। मैं हैरान हूँ कि दुनिया सो कैसे रही थी जब रशिया का टीवी इस चैनल इसको दिखा रहा था, आरटी जब इसको दिखा रहा था, तब दुनिया कैसे आंख बंद कर सकती है? अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी टनल्स, किसी को खबर नहीं, टनल्स की खबर है इजराइल को है, और उसने ऐसे बम मार रहा है जो इन टनल्स को बर्बाद कर रहे हैं। हमने वो दिखाया था ना, बम मारा एक जगह, दूसरी जगह से फूटा, तीसरी जगह से फूटा, वो सारी टनल्स है ना अंदर, उससे फूट रहा है। एक और बड़ी मज़ेदार बात है, बार बार जो है हमास या गाज़ा एक बात को चिल्ला रहा है कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, हमें वो मुहैया कराया जाए। हमारे पास बिजली नहीं है, हमको बिजली मुहैया कराई जाए। बिजली काटी गई, पानी काटा गया, और फ्यूल की सप्लाई काटी गई, फ्यूल नहीं देंगे। तब क्या हुआ, यूएन का और डब्ल्यूएचओ का जो फ्यूल था, यूएन का पूरा फ्यूल लेकर ये भाग गए, पूरा फ्यूल उन्होंने जब्त कर लिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी उस पेट्रोल डीजल की, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बिजली नहीं है। तो जनरेटर से ब्लोअर्स चलेंगे, क्योंकि ये इतनी नीचे बनाई गई हैं सुरंगें कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए इनकी मजबूरी है कि इनको या तो पावर मिले, यानी बिजली मिले, और इनको पानी बराबर मिले, और साथ ही साथ इनको एक चीज़ और चाहिए, और वो क्या, अगर बिजली नहीं है तो जनरेटर चलाने के लिए, जनरेटर से ऑपरेट करने के लिए इनको डीजल और पेट्रोल चाहिए, जो इनको हर हाल में चाहिए। अगर नहीं चाहिए होगा तो इन चूहों को बिल में से निकल कर आकर ऊपर सांस लेनी होगी, और जैसे ही ऊपर सांस लेने आएंगे इन्हें मालूम है इनकी मौत इंतज़ार कर रही है आईडीएफ के नाम की, ठीक है ना। वो पटाख से इनके माथे पर एक तिलक कर देगी, बोले तुम्हारा काम हो गया। तो ये सब कुछ चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन सुरंगों को बनाने के लिए तमाम सारे देशों के अलावा रशिया ने भी साथ दिया था, और अभी भी रशिया के साथ है, हमास के, फ़िलिस्तीन के साथ है। खैर उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक दो कमेंट ले लें। सुहास जी कहते, सॉरी नितिन सर और भाई, आई हैव सीन लाइव सिंस लॉन्ग, आई एम अनेबल टू पे बट टुडे आई पेड, थैंक यू सर, कीप गोइंग। देखो भाई सुहास जी, आप एक बात को समझिए, दो चीज़ों को समझिए। आपके शब्द जो है ना, आपने लिखा आई एम अनेबल टू पे, अगर आप अनेबल टू पे तो फिर पेमेंट मत कीजिए ना, अपने आप को परेशान करके पेमेंट मत कीजिए, कोई भी ना करे, एकदम स्पष्ट बात है ना, अपन घर के लोग हैं ना। और
अगर पेमेंट कर सकते हैं इजीली बिल्कुल कीजिए, नहीं कर पाए वो एक अलग कारण है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ परेशान हैं आप और वहाँ से परेशानी के दौर में अगर मुझे पैसा भेजना तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, है ना। ये मेरा निवेदन है। हम सब एक परिवार हैं और परिवार की तरह से ही चलेंगे, ठीक है ना। आपका दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। तरुण दैया जी कहते हैं दिस मंथ पेमेंट डन, राम राम गुरु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद तरुण दैया जी। और एक और निवेदन है सुहास जी, जब भी आप पेमेंट करें पेपाल के थ्रू कीजिए, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवीन जी कहते 360 किलोमीटर एरिया एंड अंडरग्राउंड मेट्रो स्टोरी नॉट मैचिंग। सर पूछिए मत, पूछिए मत, इतनी टनल्स है 360 किलोमीटर से ज़्यादा तो शायद टनल्स होंगी इनके पास, इतनी टनल्स घुमा घुमा के बनाई हुई है। पर कोई नहीं, एक एक करके प्यार से फोड़ा जा रहा है एक एक टनल को। और इसमें भी एक नई एंट्री और हो गई है। एक ऐसा देश आ गया है जिसके मारे इजराइल की तो दम निकल रही है। बताऊं कौन? पहले आप देखो कौन। यमन्स हौती रेबल्स क्लेम attacks on Israel, drawing their main sponsor Iran closer to Hamas war. Oh my God! यमन जो है उसका कहना है कि उसने वॉर ज्वाइन कर लिया, डिक्लेयर कर दिया उसने इसराइल के खिलाफ। वी आर एट वॉर विद इसराइल। या यो मैन यो है, ये हो सकता है न्यूज़ गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है जी के बाद खुई के बाद खाने को नहीं है, वो कमर क्या कहेंगे, घर में नहीं दाने हम मछली बुनाने कसम से चली है। देखो भाई, ओ यो रामा ड्रेस पहन के आए हैं भाई साहब, पूरी फौज है। तो मुसल्लाहा मतलब समझ जाओ, मुसल्लाहा वहाँ मर रहा है तो मुसल्लाहा के लिए हम मुसल्लाहा क्या करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लॉन्च द बैराज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल्स। माइला मैं तो डर गया। अरे यार ये कैसे बोल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे अपने यहाँ लोग बेचने आते हैं सामान, हैं कबाड़ी वाले, या कबाड़ा निकाल कबाड़ा है रद्दी पेपर वाले। हैं नहीं ऐसी लग रहा ना। तो कहते हैं सॉरी यमनी आर्म्ड फोर्सेस यानी यमन, नॉट रिबल्स बल्कि यमन खुद लड़ बैठा है और उसका कहना हम सॉलिडरिटी में है अपने फिलिस्तीन भाइयों के साथ और हम हमला कर रहे हैं। तो कहता है भाई हमने युद्ध की शुरुआत कर दी है और हम इजराइल की बैंड बजा देंगे। हैं कमाल हो गया, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, अजब गजब। तो क्या सच में है भाई साहब? बिल्कुल है। चलो देखते पहले इनका वीडियो देख लें। यमन आर्म्ड फोर्सेस का जरा वीडियो आया भाई, देखें। अबे गूंगो, ये गूंगो के मारे अलग आफत है। चल अबे उड़ उड़ी भाई, उड़ गई, रुको रुको। एक और, अरे गजब। भाईजान में केरिया था ये असली होनी चाहिए, कंप्यूटर ग्राफिक नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ ड्रोन्स भी है, फिदाइन ड्रोन्स।
सवाल ये है कि ये सब क्या इजराइल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो यमन, ज़रा एक बार मैप पे आ जाए, ये रहा यमन और ये रहा इजराइल, दूरी बहुत है, बहुत ज़्यादा दूरी है। क्या ये इतनी दूर तक पहुंच पाएंगे? यमन की सेना ने कह दिया हम युद्ध में हैं इजराइल के साथ में। भैया अच्छी बात है, वैसे ये रास्ता खुला, आप चाहें तो यहाँ से रेड सी से जाके सीधे इधर से जाके आप सीधे इजराइल पहुँच जाएंगे, खूब आराम से चिल्ला चोट कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर बात यह है कि यमन का कहना है कि हमने आपके खिलाफ युद्ध कर दिया। वही यमन जिसके यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है, जिसकी स्थिति ऐसी है कि क्या ही कहें। अब इसको देखकर इजराइल का एक ही कहना है, मैं तो डर गई। इजराइल डर गया बहुत ज़ोर से। चलिए देख लेते भाई, हमास वालों को लड़ते भी देख लेते हैं पहले। पहले तो हमास का लड़ाई, ये है लड़ा के हमारे, जे बात, शाबाश। ये चली गोली, ढाडा 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 ढाडा, इतनी गोलियां चलाई, इतनी सारी गोलियां, अरे ले, इतनी गोलियां चलाई और एक गोली में टोपी उड़ गई, खेल खत्म। निशाना बड़ा जोरदार था भाई। ये जो टोपी जो उड़ी है, ये बाई गॉड की कसम, मतलब इसको जितनी बार देखा जाए उतना कम है। मैं हैरान इस बात पे, गोली यहाँ पड़ती है तो टोपी उड़ जाती है, ढिचकिया हूँ, गजब हो गया भाई। बड़ी देर से गोली चला जा रहा था, डाडा डाडा डा, एक गोली में काम हो गया। इसको बोलते हैं इजराइल। भाई मैं कह रहा हूँ भाई, पंगा नहीं लेने का भाई उनसे भाई, भाई पंगा आज तक कोई ले नहीं पाया भाई। किरबला जानते, किरबला भाई, वाह वो वाह भाई, जानते नहीं भाई। भाई समझो भाई, हिम्मत वाले लोग हैं भाई, डरते नहीं अपन किसी से। हाँ, डरता नहीं है भाई अपन। भाई अपन को डर नहीं लगता किसी से भाई। अरे राम 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 भाई, समझो भाई। क्या हालत हो गई रे। एक मिनट, थोड़ा सा बैक करना है यार मेरा। हा, इधर ला इधर ला। अच्छा, ये सब खड़े और बैठे थे। इधर वाले को देखना, इधर वाले को। ये सोफे के नीचे घुस गया भाई। कितनी स्पीड, ओए होए होए होए, इनको लगा इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया। अरे बाप रे बाप, गजब का भाई जलवा है। ओफ ओफ ओफ, मैं गिर गया था भाईजान, ऐसा लगा जी से बम गिर गया। तो बचने के लिए भागना तो पड़ेगा भाईजान। कमाल है, इनको इजराइल से लड़ना है। ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल। अच्छा, गालिब आप ही के लिए तो पैदा हुए थे। इतनी सारी उन्होंने नज़में बज़में फज़में टज़में जितनी भी करी हैं, वो जो ठुस्कियाँ जो छोड़ी है, आप ही के लिए छोड़ी हैं, किसी और के लिए थोड़ी छोड़ी। नहीं, ऐश करो, मज़े करो। कमेंट ले लूँ कुछ सर सेक्युलर की कोई टशन नहीं, अब ओनली अपने परिवार एंड देश की सेवा करूँगा। सेक्युलर तो हमें ही उल्टा गरिया देते। आपको उनको गरियाना चाहिए ना सर। हमने क्या कहा, चाहे चाचा हो या ताऊ, चाहे सामने कोई खड़ा हो, देश और धर्म के बीच में यदि कोई आता तो सगा बाप भी बाप नहीं। ठीक है, जब मेरे पिता थे तब मैं इस बात को कहता था और आज भी कहता हूँ, देश और धर्म के बीच में यदि कोई है तो कोई नहीं। क्लियर है ना। अब गिदड़ की मौत आ गई तो इजराइल की तरफ जाएगा। अरे सर, खेल ख़त्म है इनका। और मैं तो चाहता हूँ ये बढ़े, क्योंकि यमन से लेकर तमाम सारी जगह जो डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है, उसके पीछे रशिया है। रशिया ने अब ये खेल चला है। इन्होंने खेल चला था इधर, रशिया ने चल दिया उधर, तुम्हारे तोते के पास। रशिया पूरी कोशिश करेगा। अभी आगे वाली न्यूज़ में आप देखिए कि किस हद तक चीज़ें जाने वाली हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। वनक्कम वॉचिंग लाइफ। अच्छा, मुझे लगा वड़क्कम बोलते, वनक्कम होता असली। लाइव आफ्टर अ ईयर, नॉर्मली यूज टू सी नेक्स्ट डे। भगवान आशीर्वाद विद यू ऑलवेज, यू आर इंस्पिरेशन। कानन वेणुगोपाल चेन्नई। हाँ, अभी ठीक है, याद आ गया, बिल्कुल बराबर।
रॉबिन जी कहते हैं नो गवर्नमेंट इज डेयरिंग इनफ टू कैंसिल वीज़ा सिटीजनशिप टू दीज पीपल प्रो पीपल एंड ड्रॉप इन गजक पट्टी डू अ लाइव गिव रियलिटी चेक टू देम एंड अस। रॉबिन जी कितना करें रियलिटी चेक और क्या क्या बोले। अभी जैसे कल आईफोन वाले मैटर पे बोला, उसके बाद भी जो है मीडिया चलता रहा। बीजेपी के प्रवक्ता आ गए, वो बोलने लगे वही भाषा जो हमने कल आपको दिखाया था, वही बिल्कुल एज इट इज डिट्टो। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा था ना मुकदमा कायम कीजिए, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उठाया लोगों को, क्यों नहीं दी 3rd डिग्री। और नहीं कर सकते हो फिर आप निकम्मे हो, फिर क्या फ़ायदा। मतलब हम यही करते रहे बैठ के इनके लिए, रोज़ एक नया फंदड़ू आ जाएगा, हम उसको लेके एक्सप्लेन करते रहे, अपना 2 घंटा बर्बाद करें, आपका 2 घंटा बर्बाद करें, और ये बता ही ना पाए देश में अच्छा क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है। विवेक गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। चलिए अब आगे चलते हैं और देखें और क्या क्या है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, गुड़ पट्टी, गजक पट्टी, फलान पट्टी, ढिकान पट्टी, कुट्टी पुट्टी, उट्टी चुट्टी, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। रोना हाल है मेरे को, छोटे छोटे बच्चे, कैसी कैसी वीडियो आ रही है, कलेजा फट जाता कसम से, इतनी अच्छी एक्टिंग देख के। नहीं असलियत में भी हैं, इतने बम मार रहा है उसने, पूरा साफ कर दिया भाई साहब, है गलत हो रहा है, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो है कौन से मुसलमान देश हैं, मुसल्लाह देश जो है, उनको तो बुरा लग रहा है ना। उनके वो कहते हैं आई स्टैंड विथ गाजा पट्टी हैं, तो तुम स्टैंड ही करोगे भाई साहब। बड़ा धोखा हो रहा है इस दुनिया में। किधर चला गया? अरे वही उम्मा का चुम्मा, कहाँ चला गया वो? नहीं, हट, ब्रश नहीं किया। देखें जरा, Egypt's prime minister says country is ready to sacrifice millions of lives to prevent Palestinian settlement on its territory. Oh my law, ये मैं क्या देख रहा हूं? नहीं, no चुम्मा, very bad, this is a bad उम्मा। I don't believe। वो कह रहे थे तेला मेला लित्ता, क्या कहाँ गया वो लित्ता है, किधर गया भाई? इजिप्ट के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर डंके की चोट पर कहा है जितने मारने पड़ेंगे उतने मारेंगे, पर एक भी फिलिस्तीनी को अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे। हाय राम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे मेरे कानों में कोल तेल डाल रहे बाबा, मैंने कितनी गलत बात सुन ली रे बाबा। मैं क्या करें, वायरल है साहब, इंटरनेट पे मिल जाएगा, ढूंढ लेना। इजिप्ट की सीधी सीधी बॉर्डर लगी हुई है, आप नॉर्थ से साउथ में धकेल रहे हो लोगों को, है ना? तो साउथ के बाद कहाँ जाएंगे? इजिप्ट में। इजिप्ट खुलकर उनका समर्थन कर रहा है, बोले नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इजराइल गलत कर रहा है, तो ले ना उनको, गरीबों के साथ गलत हो रहा है? ऐसे ही पाकिस्तान ने भी किया था अफगानिस्तान के टाइम पे, कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा, तालिबान आ रहा बहुत अच्छा, फिर वहाँ से लोग भागे तो उनको लेना भी नहीं है, अपने यहाँ रेफ्यूजी भी नहीं बनाना। अजब गजब चीज़ है साहब। तो साफ मना कर दिया इजिप्ट ने, जो मुसलमान देश है इजिप्ट, उसका ये कहना है कि नहीं, हम एक भी मुसलमान, फ़िलिस्तीनी मुसलमान जो हमारा भाई है, जिस उम्मा का चुम्मा है हमारा, उसे हम बिल्कुल नहीं लेंगे। भारत के मुसलमानों को ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो बेटा जरा उम्मा का चुम्मा देख लो जरा। हाँ, नहीं मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, मैं तो आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि कल आपको कैसे मुजाहिर बना देंगे, कल ये आपको कैसे बेघर कर देंगे, और कल आपको ये कैसे आपको दुनिया में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो आपको भड़काते हैं ना देश के साथ गद्दारी करने के लिए, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कोई पनाह नहीं दे रहा तुम्हारे गाजा पट्टी गुड़ पट्टी को। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन गजक पट्टी। दुनिया का कोई मुसलमान, बॉर्डर लगा हुआ मुसलमान देश कहता है हम गोलियों से भून देंगे। कितने मिलियंस, मिलियन जानते हैं 10 लाख होता है 1 मिलियन, वो कह रहे हैं मिलियंस, करोड़ों लोग मारने पड़े तो भी मार देंगे, लेकिन अपनी धरती पर किसी मुसलमान को कदम नहीं रखने देंगे, फिलिस्तीनी मुसलमान को। फिलिस्तीनी मुसलमान तो तुम्हारा होना चाहिए। अलक्सा, हाय राम, हाँ हमें तो जिंदगी अलक्सा के लिए,
हम कुर्बान हो जाएंगे। अरे कुर्बान मत हो भाई, थोड़ी जगह दे दे 1 स्क्वायर फीट की एक आदमी खड़े होने को, कुर्बान मत हो। नहीं दे रहा भाई साहब, कोई नहीं दे रहा, आपका उम्मा का चुम्मा वाला कोई नहीं दे रहा। ओह सो सॉरी, पर रियलिटी है। आंखें खोलिए, ये बॉर्डर्स ऐसे ही नहीं बने, है ना। ए परवरदिगार, क्या सुन लिया मैंने मिस्र से? अरे पूछिए मत साहब, बहुत बुरा सुना। और आपको लग रहा है कि मजाक है, तो आइए। इजिप्ट ने पूरी तैयारी भी कर ली है, पूरी तैयारी के साथ इजिप्ट है, टैंक्स लगा दिए गए हैं साहब। उन्हें मालूम है कि कभी भी बॉर्डर तोड़कर ये लोग अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, टैंक से मारेंगे साहब, मशीन गन से, टैंक से। पूरी सेना हाई अलर्ट पर और बॉर्डर पर लगा दी गई है, पूरी सेना लगा दी गई है कि जैसे ही कोई मुसलमान, फिलिस्तीनी मुसलमान यहाँ घुसे तो गोलियों से भून देना, गोले चला देना, लेकिन अंदर नहीं आने पाए। इजिप्ट स्टेशंस टैंक्स नियर रफा बॉर्डर। ओफो, रफा कितना बेवफा, मैं तो मर गया रे बाबा, ऐसी बेवफाई मैंने आज तक नहीं देखी। और जो लोग कौम का झंडा लेके चलते हैं, आज मैं उन भारत के उन तमाम सारे मौलानाओं से, उन तमाम सारे नीच लोगों से पूछता हूँ जो फिलिस्तीन के लिए झंडा लेके घूम रहे थे, अब बताओ क्या कहना है? तुम इस देश में उनका झंडा लेके घूम रहे हो जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम इजराइल का झंडा लेके नहीं घूमे, सपोर्ट कर रहे हैं, बात अलग है। क्यों? क्योंकि आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। आप किस आधार पर सपोर्ट कर रहे हो? कि तुम्हारी कौम का है, तुम्हारी कौम तुम्हारे खून में सनी हुई है। ये डायलॉग सही बैठता है इसलिए, है ना। क्योंकि आपको ये मतलब नहीं है कि आप भारत में रह रहे हैं, आपको ये मतलब नहीं कि आप आराम से रह रहे हैं, आपको गाज़ा की बहुत चिंता है, आपको आतंकवादियों की, हमास की चिंता है। तो देख लो, उन आतंकवादियों का साथ तो आपके सगे भाई भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं हमास सही है, आतंकवादी सही है, हाँ इस्लाम के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन साथ उनका कोई नहीं दे रहा। बहुत गलत हो रही है। खैर चलिए और देखें, इंटरनेशनली जरा देखें तो सही कौन कौन इन्वॉल्व है। आय हाय क्या बात है, पुतिन देखें क्या कह रहे हैं। Stipulated our position, declared our position, and it hasn't changed across the years. We stand for the establishment of the full-fledged Palestinian state. Stipulated our position, full-fledged Palestinian state. We stand for the establishment of the full-fledged Palestinian state. कहते हैं हमारी पहले भी स्थिति एकदम क्लियर थी, आज भी स्थिति एकदम क्लियर। देखो मुसलमानों से तो कम से कम पुतिन अच्छा है, ऐसा धोखेबाज नहीं है। आज भी आर्म्स की सप्लाई और सारी सप्लाई जारी है। और कहता है हमारा पहले भी हम फ़िलिस्तीन के साथ थे, आज भी फ़िलिस्तीन के साथ है, और हम कहते हैं फुल फ्लेज्ड पूरा एक देश फ़िलिस्तीन होना चाहिए, और हम इसके लिए कमिटेड हैं, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। खुलकर कह रहा साहब, चोरी छुपे नहीं कि मेरे ऊपर हमला हो जाएगा, कोई मुझे दबा लेगा, डरा लेगा, फलान कर लेगा, ठिकान कर लेगा। खुलकर बोल रहा है। गलत लोगों का साथ दे रहे हैं पुतिन, हम सिर्फ इतना कहेंगे, लेकिन दिलेरी से जो कर रहे हैं उसके लिए तारीफ बनती है। दोस्त ऐसा ही होना चाहिए जो कुछ भी हो जाए बैकआउट ना करे। इवन पाक डिपोर्टिंग अफगान, आ रहा हूँ सर नवीन जी, उसी पर आ रहा हूँ, उस न्यूज़ पर भी आऊँगा, छोड़ूंगा थोड़ी ना। तो ये स्थिति है साहब। चलिए कुछ और भी कह रहे हैं, उसको भी सुने। अब क्या कह रहे हैं भगवान जाने, एक तो भाषा समझ में आती नहीं है। Страшные события, которые сейчас происходят Сейчас в tu Сирии, rechte это разом разбор, низда уничтожение трудра сотни тысяч ни в чем не повинных तिमी людей, निश्चूसा। которым просто क्या बोला भाई? негде бежать, ओहो, негде укрыться समझना बड़ा от मुश्किल है। бомбардировок. चलिए ट्रांसलेशन करें भाई। पुतिन साहब का दर्द छलका है और कहते हैं क्या आप लोगों को, दुनिया को, छोटे छोटे बच्चे मरते हुए दिखाई नहीं दे रहे? क्या आप लोगों को वहाँ की औरतें मरती हुई दिखाई नहीं दे रही? हाँ मरती हुई तो दिखाई दे रही हैं, गैंगरें पोती हुई दिख नहीं रही, नंगी घूमती नहीं दिख रही हैं, जैसे नंगी घुमाया था इजराइल की लड़कियों को। हैं नहीं, वो तो जर्मन थी ना शायद, हाँ पीस के लिए आई थी। सिर मिल गया उसका कटा हुआ, हाँ स्कल मिला, सिर नहीं, खा गए ना बैक्टीरिया खा गए, सड़ गया था, हाँ तो वो मिला है, डीएनए से मालूम चला कि वो वही थी। ठीक है ना। फिर साथ में कहते हैं कि पूरा बुढ़े लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। हाँ बुढ़ों को भी तो ले गए थे उठा के, बुढ़ियाओं के साथ भी गैंगरेप हुआ है। पुतिन साहब एक तरफा कहानी कैसे दिखती है आपको, दोनों क्यों नहीं दिखती है? देखिए ये युद्ध कितना खतरनाक है, हमारा कितना क्लोज एलाय है रशिया, और अगर हम इस युद्ध में कूदे तो हमारी तो रशिया से ही लड़ाई हो जाएगी।
तो इसलिए दूर रहने में भलाई है। फ़िलिस्तीन का भी समर्थन बहुत अच्छा कर रहे हो, इजराइल का भी समर्थन बहुत बढ़िया कर रहे हो, जो जिसको ठोक ले, जो जीत जाएगा वो अपना है, ख़त्म बात। खैर आगे कहते हैं कि इमोशंस कुछ बचे नहीं हैं दुनिया में, और जो है पूरी दुनिया आंख बंद करके इस पर बैठी, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड। कहते हैं किस ब्रेजनली आप लोग लोगों को मार रहे हो, बॉम्ब कर रहे हो। यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसमें फ़ायदा उठा रहा है, बिल्कुल उठा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स तो सर आपका भी फ़ायदा उठा रहा है। आप तब तक सो रहे थे जब यूक्रेन में इतना कुछ हो रहा था, आप आज को युद्ध करने की आज आप युद्ध कर रहे हो, तो ये तो बहुत पहले से हो रहा था, कोई अनोखी बात नहीं है। प्रॉब्लम ही यूएस है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बहरहाल हमास का समर्थन तो सर कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात ज़रा आप सब सुनिए और समझिए, उन तमाम सारे अरब वर्ल्ड्स के लिए मुंह पर तमाचा है ना, जो कहते हैं हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। Now, I'd like to ask the members of that commissioned that report, the Arab states from which we just heard, Egypt, Iraq, and the others, how many Jews live in your countries? How many Jews lived in Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco? Once upon a time, the Middle East was full of Jews. Algeria had 140,000 Jews. Algeria, where are your Jews? Egypt used to have 75,000 Jews. Where are your Jews? Syria, you had tens of thousands of Jews. Where are your Jews? Iraq, you had over 135,000 Jews. Where are your Jews? Mr. President, where is the real apartheid? Why is there a UN commission on the Middle East that does not include Israel? From the 1960s and the 70s, they refused to include Israel. Where is the apartheid, Mr. President? Mr. President, why are we meeting today on an agenda item singling out only one state, the Jewish state, for targeting? Where is the apartheid, Mr. President? यूएन के अंदर तगड़ा बयान था इजराइल का कि ये सारे लोग जो आज रोना गाना कर रहे हैं, इनसे पूछिए, इन सब के पास ज्यूज़ रहा करते थे और लाखों की तादाद में थे। आज वो कहाँ हैं? एक भी नहीं बचा। कहाँ गए वो? मार खा गए और कहाँ? जैसे अभी पका पका के खाए ओवन में, तब भी खा लिए होंगे। सेक्स स्लेव बना लिया होगा, ऐसे ही गैंगरेप हुए होंगे, कोई अनोखी बात थोड़ी है। पर खैर, पुतिन गॉट मी टीयर्स इन माय आईज, अरे साहब बड़ी बुरी तरह से। कल हमने एक आपको वीडियो दिखाया था और उस वीडियो में हमने कहा था कि रशिया के लिए ये बात अच्छी नहीं है। ये वीडियो याद होगा आपको कि एयरपोर्ट पर इजराइल से एक हवाई जहाज़ आया था, तो उसको घेर लिया गया था, उसमें ज्यूज़ हैं, उसको मारेंगे, उनको मारेंगे। तो कई सारे लोग इसमें पहुंच गए थे। हमने कहा था रशिया जैसे देश के लिए अच्छा नहीं लगता। आवाज़ पहुंच गई सर। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। 5 से लेकर 15 साल तक की सज़ा दे दी गई है रशिया में। रशिया में जो प्लेन को घेर कर ज्यूज़ को ढूंढा गया था, उसमें गए तो 500 550 लोग थे, लेकिन उसमें से 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 से लेकर 15 साल तक की सज़ा दी गई है। ये रशिया है और ऐसा ही होना चाहिए। विश्व महाशक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। आपके धरती पर यदि ऐसा हो तो ये शर्मनाक है। बहरहाल, तो रशिया को अपनी तो रशिया ने नाक बचा ली, नहीं तो बिल्कुल ही कांड हो जाता। अभी और भी कुछ है। अगर आपको लग रहा है, किसी ने लिखा थर्ड वर्ल्ड वॉर के बीच में, एकदम आप शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही हैं, या हो सकता चालू हो गया। देखें क्या कह रहे हैं। Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки Мирового океана, либо с какой бы то ни было территории, в ответном встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях. Хочу заявить. कहते हम एश्योर कर दें पोटेंशियल थ्रेट का मतलब ये होता है जो अभी थ्रेट बना नहीं, यानी आपके ऊपर हमला हुआ नहीं। बोले यदि हमारे ऊपर हमला हुआ या पोटेंशियल थ्रेट भी हुआ, तो जहाँ से विश्व के 7 समुंदर पार से कहीं से भी जो मिसाइल आएगी या ये प्रयास किया जाएगा,
तो वहाँ हमारी हज़ारों मिसाइलें पहुँच जाएंगी और वहाँ सर्वाइवल ज़ीरो कर देंगे हम। कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, किसी को जीने नहीं देंगे हम। देयर विल बी नो सर्वाइवल ऑन दैट लैंड। अच्छा, कह रहे हैं पुतिन, हाँ, कुछ ज़्यादा वैल्यू थोड़ी है। चलो देखें फिर क्या हुआ। उसके बाद में एक वीडियो सामने आया। ये थेपला सा जो रखा है भाई साहब, ये मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, केपेबल टू स्ट्राइक एनी पार्ट ऑफ यूएस एंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है। और ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल है। ओ माय गॉड्स, तो इस मिसाइल को जो है स्टेशन कर दिया गया, लॉन्च पैड पर ले आए, यानी जो अंदर थी अब तक चीज़ उसको बाहर निकाल लाए। ऐसा होता ना, अपन कई बार चाकू लेकर आते, अपने को उसकी ज़रूरत नहीं होती तो अपन उसको पैकेट में ही अंदर रखा रहने देते, फिर अपने को लगता है तो रोज़ रोज़ काम आने वाला, तो अपन निकाल कर उसको किचन में बाहर रख लेते। तो किचन में बाहर रख लिया गया है, लॉन्च पैड पर लगा दी गई है मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, स्पष्ट रूप से समझिएगा। अब आगे समझते हैं। तो ये ला के रखा ही तो है, दिखाई तो रहे ना भाई साहब, आपकी गलतफहमी है। टेस्ट फायर हो गया, नहीं टेस्ट फायर कहना गलत होगा, ड्रिल हो गई। रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल कर लिया अभी 2 दिन पीछे। हम इस न्यूज़ को ले नहीं पाए क्योंकि समय नहीं मिल पाया था। 2 दिन पीछे नहीं, करीब 1 हफ्ता हो गया। सो इस न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर अमेरिका बड़ा परेशान है, कहता हमें बताया नहीं, झूठ बताया था, गलत, झूठ मत बोलो, सबको बताया था। सो देयर यू गो, बूम बूम बूम। वो इतना मोटा सा हाथी जो लग रहा था, इतनी दूर से पतली सी मिसाइल लग रही भाई। So there goes nuclear capable intercontinental ballistic missile of Russia. तो न्यूक्लियर ड्रिल कर ली साहब रशिया ने। अभी तक कोई भी दूसरा देश न्यूक्लियर ड्रिल अभी फिलहाल में नहीं करी है। रशिया पहला कंट्री है जिसने न्यूक्लियर ड्रिल कर ली है। इसको लेकर बड़ा बवाल है, इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन सब चुप है, कोई ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा। बेइज्जती कौन करवाए, ठीक है ना। तो ये रशिया अपनी चाल चल रहा है, ठीक है। खाली रशिया ना, एक और तस्वीर आई है सर कहीं से, ज़रा देखें। भाईजान मैं केरिया था, ट्रेन जा रही है। भाईजान भी कह रहा था चाइना की है। बख्तरबंद गाड़ियां, ट्रक्स, फलाना ठिकाना सब जा रहा है जी। बताया जा रहा है, वीडियो चाइना का है, बताया जा रहा है कि चाइना ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और DF-26 मिसाइल को सदर्न रीजन, जो अमेरिका से जहां नज़दीकी है, उस तरफ लगा दिया है। और कहते हैं कि इनकी बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक है, केपेबल टू स्ट्राइक एनी पार्ट ऑफ यूएस। चीन का दिमाग फीक गया क्या, इसको क्या हो गया भाई, वो भी कूद रहा है,
सब कूद रहे हैं तो वो भी कूद रहा है। मैसिव डिप्लॉयमेंट है, छोटे मोटे डिप्लॉयमेंट नहीं है, इतने बड़े डिप्लॉयमेंट हैं जो आपको गूगल अर्थ वगैरह से दिख जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है, और ये इन लोगों के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब आप लोगों को अच्छा लग रहा है अपना चुप रहना है? भारत चुप है एकदम कोने में बैठा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, शांति से एकदम है, नहीं साईं धंधा करियो, नहीं धंधा इधर बेचो उधर बेचो, कहाँ के चक्कर में पड़े हो? हमारे यहाँ बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, किसी को बताना नहीं, शांति से अपना काम करो। तो युद्ध के इस मुहाने पर पहुंच चुके हैं कि अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि किसी को बैकआउट कोई करेगा। लेकिन खैर, इस सब के बीच चाइना ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, और इतना बड़ा काम किया जिसे पूछिए मत। चाइना के वो ऐप्स वैप से बाइदू वाइदू कोई हैं, अरे राम क्या है भाई, देखें ट्रांसलेट कर भाई गूगल। हाँ, लेबनान, जॉर्डन, जेरूशलम, हाइफा, इजराइल कहाँ गया भाई? चाइना ने अपने मैप्स में से इजराइल को ही हटा दिया, कहते हैं डी रिकॉग्नाइज्ड, इजराइल ही नहीं है। इसके बाद इजराइल का कहना मैं तो डर गई। हाँ, कैसी बच्चों जैसी चीज़ें करता है यार ये, हैं? इसको कोई समझाओ यार, इससे तो छोटा वाला गोलगप्पा बच्चा अच्छा है अपना, बगल वाला नॉर्थ कोरिया वाला। क्या यार शी जिनपिंग, मतलब क्या है ये? नाम हटा दिया, ओ मैं बहुत बड़ी, और अपने मैप पे अपने घर पे, दुनिया में तो फिर भी दिख रहा है वही। इजराइल का नाम हटा दिया, सब इजराइल मिटा दिया हमने, निस्ते नाबूद कर दिया। अरे प्रभु जय हो। और ये कौन कर रहा है? चाइना। अच्छा अच्छा, 60 से 70% बिजनेस इजराइल का सिर्फ चाइना से है। और कैसे हो इजरायलियों? सांप पालने का और सांप को दूध पिलाने का नतीजा देख लिया। कह रहे थे शिफ्ट कर लो भारत के साथ, नहीं आ रही थी ना समझ में ना। इंजॉय, भारत के लिए जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इजराइल को अब समझ में आ रहा है कि उसने किस सांप को दूध पिलाया। जिस सांप को दूध पिलाया वही सांप आज इजराइल को डस रहा है। बल्ले बल्ले हो गई भाई। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है? इसको कहते हैं सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बोले तो कूटनीति। ओ बेबी हैं, वो उम्मा का चुम्मा तो काम नहीं आ रहा, लेकिन भाई दूसरे लोग काम आ रहे हैं, देख लो जरा। प्रणाम गुरुजी, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मिस्र जैसे देशों की गजटपट्टी के लोगों को शरण देने से मना करना जे के पूरे विश्व में विस्तार करने में एक सहायक प्रक्रिया है? संजीव कुमार जी, पर्पस तो उनका यही है, लेकिन फ़िलहाल पर्पस इसलिए फेल होता है क्योंकि लोग मर रहे हैं, और मरते हुए को भी सहारा उन्हीं के जो सगे भाई हैं वो नहीं दे पा रहे। वैसे पहले भी इन्होंने हुसैन साहब के नवासे को मारा था, वो कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं थे, यही थे, है ना। समुद्र मंथन हो रहा है लेकिन अमृत तो भारत को ही मिलेगा। चाइना से कन्फ्लिक्ट होने पर रशिया साथ इंडिया का नहीं देगा, 100% कन्फर्म है। जय महाकाल। विकास भारती जी, विकास भारती जी एक चीज़ ऐड कर दूं, बुरा नहीं माने तो, अभी तो रशिया भारत से मदद मांग रहा है। वो जितनी मिसाइल्स है ना आपकी, बनाई तो उन्हीं के साथ थी, पर वो हमसे मांग रहे हैं। पेट्रोल का बिल अपन उसी में सेटल कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, ठीक है ना। क्या नाम था उसका? ब्रह्मोस, हाँ ठीक है ना। इट इंडिकेट्स चाइना इंटरनल सिचुएशन इज़ बैड। देखिए नवीन जी, अभी तो स्थिति चाइना की एक्चुअली में काफ़ी ख़राब है, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, भारत चाइना का बिजनेस यदि इसी प्रकार से खाता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब चाइना टूट जाएगा। चलिए, लेकिन चाइना की बात बाद में करें, पहले हम अपने अंदर, घर के अंदर बैठे गद्दारों को देखें। और उनमें से एक गद्दार जफरुल इस्लाम क्या कहते हैं? Thank you Kuwait for standing with the Indian Muslims. The Hindutva bigots calculated that given the huge economic stakes involved, the Muslim and Arab world will not care about the persecution of Muslim in India. अच्छा जी, ये चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अपने आप को लिखते हैं। दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम, हालांकि अब शायद एक्स चेयरमैन हो गए। जफरुल इस्लाम सिर्फ इस पर नहीं रुके कि कतर या कुवैत बाहर से बैठकर भारत में हस्तक्षेप कर रहा है, इस पर बड़े खुश थे, और आगे बढ़ गए। और यहाँ कहते हैं, ताज़ा जो इनका ट्वीट है, देयर मस्ट बी नो सिंपैथी इफ दीज एक्स नेवी ऑफिसर्स रियली स्पाइड फॉर इजराइल।
इंडिया मस्ट प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट बिफोर जंपिंग टू डिफेंड देम। ओ हो, कतर में जो डेथ सेंटेंस हुआ है भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को, 8 अधिकारियों, उसको लेकर कहते हैं इसमें कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो सिंपैथी, नो मर्सी, फांसी चढ़ा दो इनको, भारतीयों को। जफरुल इस्लाम जैसा गद्दार, इस देश के टुकड़ों पर पलने वाला गद्दार ये बात कह रहा है। मैं हैरान हूँ कि इसके खिलाफ अब तक किसी ने केस नहीं किया। मैं हैरान इस बात से हूँ कि अब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। गजब का कानून है इस देश का। गुस्सा आ रही है आप लोगों को, हैं? तो आपके यहाँ जो दिल्ली में जो लोग हैं या जो सरकारें हैं उनको बोलिए, NIA को बोलिए, होम मिनिस्टर को बोलिए कि ये गद्दार दिल्ली के अंदर बैठकर ऐसी गद्दारी कैसे कर सकता है। ये तो हमारी सेना के साथ गद्दारी है। मैं तो कहता हूँ इसका बाहर केस चलना भी नहीं चाहिए, इसको उठाकर ले जाना चाहिए और जो सेना का कोर्ट मार्शल होता है वहाँ करना चाहिए, जो सज़ा दे वो दे। ऐसे लोगों को तभी समझ में आएगी ये वो कीड़े हैं, ये वो कैंसर है जो सिर्फ आपको नुकसान कर सकता है, आपका फ़ायदा कभी नहीं होने वाला, ऐसी मानसिकता वालों से। हेम सिंह जी थे आपके मुंह में घी शक्कर नहीं साहब, जो दिख रहा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ, है ना। चलिए, पिछले कमेंट के लिए था, इसके लिए नहीं था। तो गद्दार एक थोड़ी, गद्दार तो और बहुत सारे हैं। एक वो भी है, वो कौन सा था, वो शुभ वर्ल्ड वाइड है, कहता कि भाई लंदन में, UK में परफॉर्म करने गए थे, वहाँ पे टी-शर्ट दिखा रहे हैं और टी-शर्ट पे क्या बना है, टी-शर्ट पे पंजाब बना है, खालिस्तान बना, सॉरी नॉट पंजाब, है ना। AK-47 से गोली मारते हुए इंदिरा गांधी को दिखाया गया है। हाँ, सोचिए आप कितना शर्मनाक हो सकता है, कोई कितना गद्दार हो सकती है कोई कौम, जिसको आप अपना नौकर रखें, गार्ड रखें, वही आपको गोली मार दे। इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये शुभ वर्ल्ड वाइड। आप किस हद तक ये लोग गिरे हुए हैं इसका अंदाज़ा लगाइए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, थोड़ा आपको और आगे देखिए, थोड़ा और क्लियर व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखिए, वॉशिंगटन बाकायदा उस समय का अखबार, और उसके ऊपर ये पूर्व प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी, उनको गोली मारते हुए, और बाकायदा डेट लिखी 31/10/1984। तो ये इनकी असलियत है। लेकिन भाई क्या कहें, अब असलियत तो इनकी देखनी है, तो अब देखो आप असलियत। और गलती से गाना सुन मत लेना, हमें तो लगा था इसको गाना वाना आता होगा। इतने म्यूजिक के बाद भी कुछ नहीं गा पा रहा ये, इसको गाना ही नहीं आता, और खालिस्तानियों ने इसे जबरदस्ती प्रमोट करके भेज दिया। नतीजा क्या हुआ, नतीजा भी देख लीजिए। पब्लिक गई थी टिकट लेकर, सोचा एंटरटेनमेंट होगा। एंटरटेनमेंट के लिए तो भारतीयों की हालत तो ऐसी ना, एंटरटेनमेंट के लिए तो आप एंटरटेनमेंट कह के इनके घर से किसी को उठा के ले जाओ। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए तो अपनी लड़कियों को नचा लेते हैं कपड़े उतरवा के। A few moments later. तो रिफंड चिल्लाने लगे साहब, पब्लिक रिफंड मांगने लगी। बोले ऐसे फटेबाज से, ऐसे गधे के रहने को सुनने नहीं आए, हमारे को रिफंड चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। चलिए, ऐसा ही होना भी चाहिए। खैर, हाँ, वो उम्मा की चुम्मा की बात चल रही थी, उसमें एक वीडियो रह गया था, वो ज़रा उम्मा का चुम्मा एक और जगह देख ले। पाकिस्तान में, यहाँ पर भी उम्मा का चुम्मा, अरे बड़ा जोर का चुम्मा है भाई। 12 साल से रह रहे हैं, नाम को कोई नोटिस मिला है, कुछ भी नहीं मिला। ट्रक आ गया कहते खाली को, हम सर अभी किधर जाए, वो अभी सर्दी है, बर्फ हो रहा है, बिल्कुल जाने का इम्कान ही नहीं, ना हमारा उधर जमीन है।
ټینګ گزاره کړې ده 25 کاله ټینګ تېر کړی دي په دې کې ښه گزاره ښه ژوند ښه دغه وشي دا اعلانونه وسو سرکار بابا ستنګ له ډاکټر تکلیف نه په بازار ته وتای شو بس راځو افغانستان نه جاي نه جاي دا ریچ نه فرا غریبان خالق دی وشي واسم نظام کورایان موږ خاصو چې خو چې کو بچانه د خلقانه ورو نه کو څه نه پاتې نه مزوري څوکسته पाकिस्तान ने मुसलमानों के घर तोड़कर मुसलमानों को ओ हो हज़ारों लाखों की संख्या में मुसलमानों को अपने देश से निकाल दिया, लात मार कर निकाल दिया। ये मुसलमान हैं अफ़गानिस्तान के मुसलमान, ये भी मुसलमान हैं, वही मुसलमान हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, रिश्तेदारियाँ भी हैं आपस में, लेकिन पाकिस्तान ने इन मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चला के इनको निकाल दिया, बेघर कर दिया। 30 और 40 साल से लोग रह रहे थे, अफ़गानिस्तान से भाग कर आए थे। कोई आवाज़ उठी? भारत के मुसलमान कोई आवाज़ चिल्लाए? नहीं। अफ़गानिस्तान वालों को भेज दिया, जहाँ तो इन्होंने अभी तालिबान की सरकार बनवाई है खुद ने पाकिस्तान में, उनके साथ ये हश्र किया। सोचिए आपके साथ क्या करेंगे। आप तो भारतीय मुसलमान हो, आज भी मुजाहिर हो। आज भी अभी टीवी पे एक इंटरव्यू देख रहा था, गलती से उसके मुंह से निकल गया, जो वहाँ पे टीवी पे काम करता है, बोले हम आज भी मुजाहिर हैं। आज भी सिटीजनशिप स्टेटस नहीं मिला अभी तक, हैं? कमाल हो गया। तो लोगों को उनको सोचना चाहिए जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है या जिनके दिल में सीरिया इराक क्या क्या बसता है। सोच लो, विचार लो। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। आपके जो मुल्ला मौलाना है ना, ये आपको निपटवा देंगे, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाली स्थिति कर देंगे, है ना। उल इस्लाम इज़ जनरली अ बांग्लादेशी लास्ट नेम। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण वॉरियर कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ वर्ल्ड वॉर देन मिसाइल कैन एक्सीडेंटली फेल ऑन और कम टुवर्ड्स इंडिया टू, और पाकिस्तान कैन यूज़ वर्ल्ड वॉर अपॉर्चुनिटी टू अटैक इंडिया। ख़त्म हो जाएगा, नेस्ते नाबूद हो जाएगा, है ना। ठीक है ना बॉस, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा और भारत की तरफ कुछ भी आएगा तो उसको भारत रोकने में बहुत सक्षम है ना। आपकी ब्रह्मोस ही इतनी सक्षम है कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो बहुत कुछ है जो अभी शोकेस नहीं हुआ। भारत अगर युद्ध में उतरेगा तो शोकेस भी हो जाएगा, तो वो शोकेस भी हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है ना। क्लियर है ना। कितनी देर हो गई यार, बहुत देर से बताए नहीं, दिखाए नहीं। QR कोड को स्कैन करके कृपया कर अपनी अपनी फ़ीस भर दीजिएगा। जिन लोगों ने पिछली नहीं भरी है वो पिछली भी भर दीजिए। 6 महीने में एक बार नहीं भरनी होती, हर महीने भरनी होती है। डेली लाइव देखते हो ना भाई साहब, तो हर महीने भी नहीं भरोगे क्या, है ना। तो ये 6 महीने वालों से, साल भर 2 साल वालों से, 2021 वालों से निवेदन है, कृपया करके 21 से लेकर अभी तक का पेमेंट कर दें। उधारी चढ़ गई भाई साहब आपके ऊपर, है ना। और अमाउंट के ठीक नीचे जो बॉक्स है उसमें अपना नाम और नंबर ध्यान से लिख कर भेजिएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी अपनी फीस भर सकते हैं। n.shukla@UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर अपना अपना पेमेंट ध्यान से कर दें, या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपना अपना पेमेंट कर दें। t.me/शुक्ला, इनसे सब लोग जुड़ जाए, फ्री वाले भी जुड़ जाएँ, बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। मुहाजिर, सॉरी मैं मुजाहिर बोल गया गलती से, मुहाजिर। चलिए अब आगे चलते हैं और भारत की कुछ बात कर लें। समय है थोड़ा सा, कर लें क्या? ऑफिस तो नहीं जाना सबको? नहीं तो शाम को ले लेंगे, फिर छूट जाएगी खबर। ले लेते हैं आज फटाफट। सचिन और सारा का हो चुका है तलाक। पायलट के चुनावी हलफनामे से हुआ खुलासा। ओरी बाबा रे बाबा, जी तो लब में रही, लब 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 हमको लब हुआ, नहीं चला ज़्यादा, ओ सॉरी। पर भाई अब्दुल्ला जी, हाँ वो भी एक्टर हैं अच्छे। हाँ, कश्मीर में होते कहते पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल्ली आते तो आरती करने लगते, भजन गाने लगते हैं। गजब आदमी है, मतलब कमाल के आदमी, मतलब मल्टी टैलेंटेड आदमी। तो खैर उनकी सुपुत्री हैं और सचिन पायलट से इनका विवाह हुआ था। अब दोनों का तलाक हो चुका है। यह अभी चुनाव से पता चला। बीजेपी को पता ही नहीं चुनावी हलफनामे में क्या हो रहा है, क्या तब मालूम चल रहा है बीजेपी को, उससे पहले पता ही नहीं है। खैर आज तो 2 तारीख है, 2 तारीख को गुटके को बुलाया गया कि गुटके आओ, अपने कर्मों का हिसाब दो।
लेकिन उससे पहले विश्व सुंदरी कुछ कह रही हैं, पहले वो सुन ले। हैं, सुनो तो सही भाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज इतना डर किस चीज का है? इतना किस लिए डर रहे भाई? समझ में नहीं आई बात। 2 तारीख को जाएंगे, पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, फलान कर देंगे, ठिकान कर देंगे। जाओ तो सही, अभी से काहे रही हो? हैं, मेरा गुटका गायब है। रोज भाषण देने आता था, आजकल गायब है, दिख ही नहीं रहा, गायब हो गया। राजेश लोहिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए और देखें। नोटी भी कुछ कह रहे हैं। बात ऐसी है, ये सभी जो उनके विरोधी है उन नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या और चार्जेस डालेंगे चुनाव से पहले और बंद कर देंगे। जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे हैं, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बिल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बिल पर छूटे आ गए। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे एफआईआर, फिर सीबीआई को रीड नहीं करते, ये सबको पॉलिटिकली खत्म करने का काम ईडी को दिया है, सीबीआई को दिया है। ये हमारे देश में चल रहा है। आपने देखा होगा, बाजू में बांग्लादेश में लोग सड़क पर उतर आए, शेख हसीना यही कर रही है और लाखों लोग सड़क पर आए हैं। कल ही बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का घर जलाया गया, मंत्रियों के ऊपर हमले होने वाले। अब लोगों का जो धीरज होता है, संयम होता है, वो टूट जाता है कभी ना कभी। क्या केजरीवाल को समझ आता है, लेकिन आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में क्या सब दूध के धुले हुए हैं? महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है। फिर अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, भावना गौरी हो, प्रताप सरनाइक हो, ये सब तो सरकार का आपने शामिल कर दिया क्योंकि आपके पार्टी में अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आएगा तो हरिश्चंद्र बन जाएगा, सत्यवादी। ठीक है, नहीं क्या? तो साहब बड़ा दुखी हैं। कहते बांग्लादेश तक में देख लो, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, चीफ जस्टिस का घर जला दिया। भारत में कुछ हो ही नहीं रहा, लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते बीजेपी के लोग दूध के धुले। नहीं भाई साहब, हमने पहले ही बता दिया, ईडी के सबसे ज़्यादा केसेस 26 केसेस बीजेपी नेताओं पर है, दूसरे नंबर पर 22 केसेस कांग्रेस के नेताओं पर है। ये हम पहले ही बता दिया आपको। बीजेपी वाले तो पहले ही फंसे, वो कौन से बचे हुए हैं? तो ये तो आपका आरोप ही अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी। आप कहते हो कि विरोधियों पे लगा रहे, फिर कहते हो बीजेपी नेताओं पे लगे। क्या सर, क्या फूकते हो माल, घटिया क्वालिटी है, अच्छा नहीं है। शी लुक्स लाइक अ हॉर्स, फेस लेंथ इंक्रीजिंग। हाँ अच्छा, और टेढ़ा भी, टेढ़ा वाला मुंह बड़ा गजब है भाई। नॉटी लॉस्ट हिज चार्म, वो बहुत पहले से, खेल खत्म हो गया। चलिए, तो केजरीवाल को लेके वो लोग परेशान हैं, केजरीवाल को समन गया है। बात एक्चुअली केजरीवाल की नहीं, बात उन्हें पता है कि इसके बाद अगला नंबर उन्हीं का लगने वाला है। कोई और भी है? व्यू करना है या नहीं करना, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो अभी मिनिस्टर ने, आपके मिनिस्टर तो आज भी जेल में बैठे हुए हैं और कितने महीने हो गए और आज लगातार जेल में, और कोई राहत उनको नहीं मिल रही। ऐसा लगता है कि जेल में लाजमी है, हालांकि ट्रायल नहीं होने वाला, चार्जेस नहीं फ्रेम हुए और प्रोसेस जो है ना, वही अपने आप में दंडित करता है आदमी को।
और किस किस के खिलाफ इन्होंने नहीं किया। शिबू सोरेन के खिलाफ इन्होंने लोकपाल के द्वारा किया, कर रहे हैं, अपना हेमंत के खिलाफ कर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप जानते हो, कई मंत्रियों के खिलाफ इन्होंने ईडी के द्वारा अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है। उधर तेलंगाना में उनके खिलाफ भी हुआ है, चंद्रबाबू नायडू जेल में, राजस्थान में भी इन्होंने शुरू कर दिया है, महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही है कैसे इन्होंने किया है कि जिनके ऊपर ये नीडल ऑफ सस्पिशन आरोप लगाना चाहते थे कि भाई उनको हम ईडी के द्वारा अंदर करेंगे, कुछ ही दिनों के बाद वो मंत्री बन गए, वहाँ एनसीपी को तोड़ के मंत्री बन गए। और जिस तरह से शिंदे जी सत्ता में आए हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो उसके बारे में मुझे पता है कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ विपक्ष नहीं है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसा है कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ बीजेपी राज करती है या उनके दल राज करते हैं, उनके सहयोगी दल राज करते हैं, वहाँ तो ईडी जाती नहीं, वहाँ तो ईडी के दरवाजे बंद हैं, और बाकी जहाँ विपक्ष है वहाँ ईडी के दरवाजे खुले। तो ये क्या, ये किस किस्म की राजनीति है? और मैं समझता हूँ कि कोर्ट को भी चुकन्ना रहना चाहिए, वक्त आगे जाके ऐसी इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जेल में डालकर ऐसा हमें लगता है कि कानून का बहुत भारी दुरुपयोग हो रहा है। कहते कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये बताना भूल गए कि इस कानून को बनाया इन्होंने ही था। हाँ बिल्कुल सही। ईडी के इन प्रोविजंस को लेकर कांग्रेस ही आई थी, और कपिल सिब्बल साहब उसमें मुख्य भूमिका में थे, यही लेकर आए थे। लाए तो थे बीजेपी के नेताओं को फंसाने के लिए, लेकिन अफसोस आप लोगों ने सरकार बदल दी, कांड हो गया। अब वही प्रोविजंस इनके खिलाफ है, अब उस प्रोविजन को लेकर रो रहे हैं। खैर, सिब्बल मालामाल हो गए बीजेपी 10 ईयर रूल्स में, एकदम मालामाल हो गए साहब, भयंकर वाले। और भी मालामाल हुए हैं, टोंटी भैया भी कुछ कह रहे हैं, जरा पॉलिटिक्स पूरा तो देख लें। अभी हमें आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 140 करोड़ नाराज हैं, 140 करोड़ लोग सरकार बनाते हैं, मतलब जो बच्चा भी पैदा हुआ है, दूध पी रहा है वो भी आ गया। शाबाश शाबाश, अरे वाह गजब। 100 करोड़ तो है ना, अब 100 करोड़ हो गए, 40 गायब हो गए। पहले मैंने कहा 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज देंगे? 100 करोड़ के बाद 115 करोड़ हो गए। 115 करोड़ लोग, 115 करोड़ लोग नाराज हैं बीजेपी से। 333 सीटें दे दी, जगह जगह जिताते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में जीतने वाले हैं। गजब है साहब, बहुत ही घटिया माल फूकते हो भाई साहब आप, हैं? नल में भर के फूकते हो क्या, टोटी में भर के? गजब है। लोग पता नहीं टोटी चोर कहते रहते हैं। कोई टोटियाँ लेके पहुंच भी गए थे, बोले हमने जितनी टोटियाँ निकाली हैं वापस ले लो। हैं, ऐसे होता है क्या? कमाल है। मतलब बैंक में डकैती डाल लो, अगले दिन पहुंच जाओ, चलो भैया वापस ले लो। चलिए, दिवाली आने वाली है भाई साहब। पॉल्यूशन से खांसी हो रही है सोच के ही। ओहो, नासा वर्ल्ड व्यू है सर, ये है ना, ज़रा देखें। ये है पंजाब का हाल। पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है, ये नासा वर्ल्ड व्यू 29 अक्टूबर का है। पहले से ही पंजाब ने तैयारी कर ली है, दिवाली नहीं मनाने देंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें किसानों को सीधा मत समझिए। हाँ, बाकायदा सरकार 3,000-4,000 रुपये एकड़ दे रही है। उसके अलावा ये पराली जो निकलेगी ना, ये भी बिक रही है, इसको भी सरकार खरीद रही है। लेकिन ना तो सरकार से मुआवजा चाहिए उस एकड़ का, और ना पराली निकालनी। क्यों? क्योंकि नफरत हिंदू धर्म से, जैसा भी आपने देखा ना, दशहरे पर रावण नहीं फूकने देंगे, ऐसा ही दिवाली नहीं मनाने देंगे। इसलिए ये है कि हम इतना धुआं करें कि दिवाली में पटाखे बैन हो जाएं, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, ये सब। तो दबा कर पराली जलाई जा रही है पंजाब के अंदर। और वेरी पुअर कैटेगरी में दिल्ली का पोल्यूशन है, दिल्ली वालों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मजाल है, एक आदमी था जो लगातार बोलता था पंजाब से पराली जल रही है और वहाँ का कुछ देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अब आज उसकी सरकार है गुटके की, लेकिन मजाल है कि अब मुंह से कुछ निकल जाए ना, अब मुंह में गुड़ दबा के बैठे। अखिलेश भाईजान साइकिल ज़्यादा चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, बदतमीज़ टाइप के लोग। चलिए,
और आगे देखें, और पॉलिटिक्स किस तरह से देश का नुकसान करती, जरा ये देखिए। नैनो केस में टाटा की जीत, बंगाल को देना होगा 766 करोड़ हर्जाना, ममता के विरोध से बंद हुआ था प्लांट। उस समय कम्युनिस्ट सरकार थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी। करीब 1000 एकड़ के आसपास की जगह टाटा के नैनो प्लांट, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और बहुत अच्छी गाड़ी थी, शानदार गाड़ी थी, लेकिन फेल हो गया प्रोजेक्ट क्योंकि डिले हो गए। तो उस डिले में जो है पैसा करीब तकरीबन जो है टाटा ने 1500 करोड़ के आसपास लगाया था। और टाटा ने उसके बाद जब ममता बनर्जी ने विरोध शुरू कर दिया, ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। ना सिर्फ धरने पर बैठ गई बल्कि इतना इस हद तक विरोध किया कि गोलीबारी भी हुई और उसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई। टाटा ने इसके बाद, टाटा के लोगों की जान को खतरा बना। टाटा ने कहा लोग अगर सोचते हैं कि हमने 1500 करोड़ लगा दिए और हम यहाँ से बैकआउट नहीं करेंगे तो गलतफहमी। टाटा के लिए उसके लोगों की जान ज़्यादा कीमती है, ऐसा तो कहा गया है। बाकी बहुत कुछ है, टाटा का भी कोई दूध के धुले नहीं है ना। तो वहाँ से बैकआउट कर लिया था टाटा ने। उसके बाद टाटा चले गए सानंद यानी गुजरात, वहाँ उन्होंने ज़मीन ले ली। ज़मीन लेने के बाद टाटा नैनो बनाई, लेकिन टाटा नैनो बंद हो गई। सवाल ये है कि वो 1000 एकड़ 2000 एकड़ ज़मीन अब किसकी है? वो अब स्वामित्व में टाटा के। और यही मैं कहता हूँ कि गलत है। इंडस्ट्रियलिस्ट को जो भी ज़मीन दी जाए वो तब तक के लिए होनी चाहिए जब तक उसकी इंडस्ट्री चल रही है, और इसके बाद ऑटोमेटिकली उस सरकार के पास वापस आ जानी चाहिए। इट कैन नॉट बी सोल्ड ऑफ, बेच नहीं पाए ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लोग प्लांट तो बड़े बड़े बनाते हैं, जगह बड़ी बड़ी ले लेते हैं और उसके बाद करते कुछ नहीं है। ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो खैर अब इस मामले में जो है फैसला आ गया और कोर्ट से टाटा जीत गया। 766 करोड़ रुपए जो है बंगाल की सरकार को देने होंगे टाटा को, उस सरकार को जिसके पास खाने के लिए चावल नहीं है, यानी घर में दालें नहीं है। ममता बनर्जी ने विरोध किया था, उस समय विपक्ष में थी, आज सत्ता में, और सत्ता में अब ममता बनर्जी को एक कर्जा चुकाना है। पैसा किसका गया? टैक्स पेयर्स का, आपका और हमारा। ठीक है, मजे किसने किए? नेताओं ने और कॉरपोरेट्स ने। तो भाई बड़े गजब की बात है कि नेता और कॉरपोरेट मजे कर रहे हो, हमारा और आपका पैसा बर्बाद हो रहा है इन लोगों की ईगो में, इन लोगों की राजनीति में। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो जनता के पैसे की जिनको चिंता। हाँ, अरे क्या हो गया, दोनों अगल बगल देखें जरा। योगी कैबिनेट के फैसले, गन्ना किसानों को 1371 करोड़ भुगतान, एफडीआई पर नई नीति, और आजम से वापस ली जाएगी जौहर ट्रस्ट की ज़मीन। ओए होए 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 होए, जौहर ट्रस्ट की ज़मीन दी थी साहब, इसका 1 साल का किराया मात्र 100 रुपये था। ठीक है, सिर्फ 100 रुपये था इसका किराया, और ज़मीन की जो कीमत है करीब 100 करोड़ के आसपास की इसकी कीमत है। 41,000 वर्ग फिट ज़मीन वापस ली जा रही है। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। ठीक है, आजम को बड़ा झटका, योगी सरकार ने जौहर ट्रस्ट से वापस ली ज़मीन, कैबिनेट ने लगाई फैसले पर मोहर। ज़मीन वापस हो गई साहब। जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी, हो गई जौहर, कल्याण हो गया जौहर का। तो अब क्योंकि जगह कम हो गई तो यूनिवर्सिटी की परमिशन भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटी बन ही नहीं सकती हो। जब जगह कम हो गई तो उसमें कैसे बन जाएगी जगह? तो जो नियम है उसी अनुसार रहेगा ना मामला। एक और मतलब गाज गिरती चली जा रही है। योगी बाबा भाई डंडा बोलता है, कुत्ते गाड़ी साफ कर, साले घर से उठवा लूंगा। सीएम योगी को धमकी देने वाले सपा विधायक शहजील इस्लाम पर SC/ST एक्ट में मुकदमा। ओए होए होए होए, सीएम को धमकी दे रहे थे और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र जो हैं, जो दलित हैं, SC हैं, उनसे इन्होंने उनकी पिटाई करी और उसका वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल होने के बाद में जो है पुलिस की कार्रवाई हुई और उसमें SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया। गिरफ्तार भी तो होना चाहिए ना, तब मज़ा आएगा। खैर, इतनी सारी राजनीति की बात, क्रिकेट की बात करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, क्रिकेट की, इसकी उसकी। चलो अच्छी बात करते, क्रिकेट के मैदान पे ले चलते भाई, देखे जरा। अरे तो कितने की रेट तो बता दो, किले की बोतल कितने की है? 100 रुपीज बोल रहा है। 20 रुपये पानी की बोतल कितने की? 100 रुपये पानी की बोतल कितने की है? 20 रुपये। अरे ये कितने की है?
जा रही है यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। देखिए भाई लूट मचा रखी है, क्या बात है, लूट मचा रखी है भाई, देखिए वाह। 100 रुपए की पानी की बोतल, ठीक है। अब इतना महंगा टिकट खरीद लो, आप लोग जा रहे हो, सट्टेबाजी कर रहे हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा, 100 रुपए की बोतल भी नहीं दोगे, ये हाल है भाई। कौन देख रहा है सब और कैसे हो रहा है ये सब? 100 रुपए की बोतल बेचोगे पानी की? कायदे से तो पानी फ्री देना चाहिए। जब आपने इतना महंगा टिकट दिया है, एक पानी फ्री नहीं दे पा रहे आप, बड़े शर्म की बात है। 100 रुपए की बोतल, होगा कुछ नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं होने वाली है, दिमाग से निकाल दीजिएगा, है ना। सुरुचि प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई गजब है, ऐसा भी चलता है दुनिया में, अब क्या कहें। कुछ और भी खबरें हैं, कोशिश करते हैं कवर करने की, हमारे पास में कितना समय, कुछ समय तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर याद दिला रहे हैं, QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना। क्यों बार बार याद दिला रहा हूँ मंथ के शुरू में? क्योंकि पिछले महीने का पेमेंट नहीं किया भाई, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो ना चल पाएगा। तो जिन लोगों ने 2021 से 22 से 6 महीने से 3 महीने से पेमेंट नहीं किया, पिछले महीने का नहीं किया, सब लोग अपने अपने पेमेंट कर दें QR कोड को स्कैन करके, और अमाउंट में पहले अपना नंबर फिर अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। nshukla@UPI के माध्यम से भी। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें। t.me/नितिन शुक्ला से सभी लोग जुड़ जाए, सभी लोग जो पेमेंट करते हैं, नहीं करते, एग्जाम्प्टेड में जो भी हैं, लाइव देख रहे हैं तो उस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए टेलीग्राम के। अब एक वीडियो हमारे पास में आ रहा है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पहले देखूँ कहाँ का है ये। तिरुवन्नामलाई टेम्पल का है, ज़रा देखें। बताया जा रहा है कि इस मंदिर के ये सटे हुए मंदिर में यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये बताया जा रहा है यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आने वाला है। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मंदिर का प्रांगण यहाँ तक है, तो यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे आ सकता है? अगर आ रहा है तो ये गलत है। तो कृपया कर इसको देखें ज़रा, जो भी लोग हैं वहाँ के, अगर यहाँ पर वाकई में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ रहा तो ये शर्मनाक है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये तो इसकी नींव को भी इससे नुकसान पहुँच रहा होगा, इस खुदाई से। तो आखिर यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लाने का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। मैं तो बल्कि कहता हूँ इसके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए, इनके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के जो लोग हैं उनसे निवेदन है कृपया करके इसको देखें, क्या वाकई में ऐसा है, और अगर ऐसा है तो उसको तत्काल रुकवाने के लिए आपको जो भी आपको करना, हाई कोर्ट जाना है, जैसा भी करना है, लेकिन इसको रुकवाना चाहिए। राइट, क्लियर है? चलिए साहब, मंदिर के बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लो भैया, यहाँ तो जलाया जा रहा है, पैरों से कुचला जा रहा है, हैं? और कुचल के फिर जलाया जा रहा है। भगवान श्री राम की फ़ोटो है, ओम है, सब कुछ है। कमाल है भाई। कौन है? निखिल कुमार। अच्छा जी, निखिल कुमार हैं कोई, आग लगा रहे हैं, आग लगाते हुए वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये हिंदू धर्म की स्थिति है, ये हिंदू धर्म की हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये स्थिति है। मामला सोनभद्र का था, वीडियो वायरल हुआ, और जब वीडियो वायरल होता है तो कार्रवाई भी होती है साहब। 1 नवंबर 2023 को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास ट्विटर के माध्यम से एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें धर्म विशेष के धार्मिक भावनाओं को आड़ करते हुए वीडियो बनाया गया था। वादी प्रसून कुमार की तहरीर पर थाना स्थानीय घुरावल में 163/23 IPC 295A व 67 IT एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें नामित निखिल कुमार व निशांत कुमार 2 लड़के हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 16 वर्ष व 14 वर्ष है। कक्षा 11 और कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं, धनमौली गांव के रहने वाले हैं। उक्त दोनों बाल
1 नवंबर 2023 को सुबह तो साहब मुकदमा दर्ज हो गया, धारा 153 में अच्छी संगीन धाराएं लग गई हैं, अरेस्ट हो गए। बढ़िया है कामिनी देसाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए और देखें आगे और क्या चल रहा है। मंदिर हो गया, अपमान हो गया, उससे भी बड़ी बात राजस्थान खंडेला सीकर से एक वीडियो आ रहा है, नया है पुराना है अभी का, ज़रा देखिए और ज़रा बताइए क्या है ये सही। सरकारी स्कूल में प्रार्थना में, सरकारी स्कूल में, हाँ प्राइवेट नहीं, नमाज पढ़ाई जा रही है। राजस्थान खंडेला सीकर। आप कैसे करवाते हैं? क्या बोला? अरे आप ये तो सरस्वती माता का फोटो बनी सुबह लेकर आए क्या? तीन बार दो फुट 7 3 पर। तो साहब ये स्थिति है सीकर राजस्थान, इतना बुरा हाल है, क्या हो गया है भारत के अंदर, और हम आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे। चलिए वीडियो कॉल में पत्नी की आईब्रो नमाज पढ़वा रहे हैं सरकारी स्कूल में, मुसलमान बनवा रहा है, पर जरा देख तो लें क्या स्थिति है। वीडियो कॉल में पत्नी की आईब्रो बनी, देख इतना भड़क गया पति, सऊदी अरब से दिया 3 तलाक। ए भगवान, आईब्रो बनी देख के ही भड़क गया। आईब्रो से क्यों भड़क गया यार, समझ में नहीं है, सांड है क्या? पति ने सऊदी अरब से पत्नी को दिया 3 तलाक, वीडियो कॉल पे बनी आईब्रो देख आया गुस्सा। वीडियो कॉल किया था, आईब्रो बनी देख गुस्सा हो गया, बोले जब मैं नहीं हूँ तो किसके लिए आईब्रो बनवा रही हो? अरे भाई जब पति इतना शक्की है तो नहीं बनवानी थी, काय के लिए, लेकिन आईब्रो बनवाने पे इतना बवाल हो जाएगा, ये मतलब समझ के बाहर बात है ना। 3 तलाक भारत में वैलिड नहीं है। जब भी लौटेंगे इनके खिलाफ मुकदमा, अगर इन्होंने लिखवाया इस बहन ने, तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, केस पेंडिंग रहेगा, जैसे आएंगे अरेस्ट हो जाएंगे, है ना। अजब गजब लोग हैं दुनिया में, कमाल। और कहते हैं कि हम बहुत, कोई नमाज़ पढ़वा रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। तो देखें ज़रा कहाँ क्या से क्या होगा। इराकी वुमन 1970 में, और अब क्या हाल है 2023 में, यह हाल है। इजिप्ट में 1950 में यह हाल था, 2023 में यह हाल है। अल्जीरिया में 1970 में यह हाल था, और अब यह हाल है। आप देखिए सीरिया में 73 में यह हाल था, और 23 में यह हो गया, बड़ी जल्दी हुआ साहब। ईरान में 70 में यह हाल था, और आज यह हाल है। कोई इनसे पूछता नहीं ह्यूमन राइट्स की बात। अफगान में 1958 में यह हाल था, अब यह हाल है। आप सोचिए कितना जल्दी बदलाव होता है साहब, और इनको कोई शर्म नहीं है, बेशर्मों की तरह ये निकल कर आते हैं, और कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। खुद इनकी औरतें नहीं उठाती, खुद इनकी औरतें भी नहीं उठाती आवाज़। तो आप बचाओगे तो उसको जो बचाने के लिए बात करेगा। लेकिन भारत में तो भाई, और औरतें अगर हिंदू हों क्या कहें। चलिए देखें। हाँ भाई, 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, महंगे महंगे फ़ोन है साहब। ओ ओ ओ ओ, अरे मैडम ने फ़ोन ही छीन लिया। अरे अरे अरे, ये बिल्कुल शुरुआती वीडियो, जो वीडियो आपने देखा होगा नोएडा का, ये पहला शुरुआती वीडियो है। फर्स्ट इंस्टेंस क्या हुआ था, कुत्ते को लेकर बहस हुई, कुत्ता वीडियो में दिख रहा होगा आपको। इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, इन्होंने भी वीडियो बनाया, इसने तुरंत जो है मोबाइल छीन लिया, और ये लड़ाई झगड़ा चालू हुआ। और ये लड़ाई झगड़ा इसके बाद में जो है धक्का मुक्की के बाद ये लड़ाई झगड़ा यहाँ लगभग बंद हो गया। ये फिर से यहाँ आ गए, देखिए झगड़ा यहाँ पर बंद हो गया था आके। तो ये जो मैडम है मोहतरमा है, हा, क्या बात है। 100 रुपल्ली का पजामा पहन के घूमने वाली मिलता है ना, 50-100 रुपये में मिलते हैं। तो समझते अपने आप बहुत स्मार्ट है। अच्छा नोएडा में तो बड़े दिक्कत बहुत ज़्यादा ही है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ज़रा देखिए और क्या क्या हुआ। हमने कहा उसके बाद मामला शांत हो गया था। इसके बाद फिर दोबारा से ये बात हुई,
और अब इन्होंने जो है लिखना शुरू किया। अब भाई मेरे को लगता है फोल्ड है शायद ये गैलेक्सी का, 1.5-2 लाख रुपए का फ़ोन है, और ये लिया और ये फ़ोन पटक दिया। ओहो, जब फ़ोन पटक दिया तब हाथापाई हुई। फ़ोन तोड़ दिया, यस बिल्कुल सही, बड़ा फ़ोन है, फोल्ड है। फ़ोन लेकर पटक दिया। आप किसी के हाथ से फ़ोन कैसे छीन सकते हो? ये तो डकैती हो गई। रिटायर्ड आईएएस हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन मजाल है कि इसको शर्म आ जाए, मजाल है कि इसको शर्म आ जाए। इसके बाद बाकायदा इसने अपने हस्बैंड को बुलाया, इसका गुंडा पति आया, और गुंडे पति ने इस बुज़ुर्ग को, जिसके बाप बराबर है, इसको मारना शुरू कर दिया। इसने ये भी नहीं, इसको मालूम होगा इसकी औरत कैसी है। ये नालायक कितनी सुअर टाइप है जो दूसरे के हाथ से मोबाइल छीन कर भाग रही। सिक्योरिटी गार्ड आए, उन्होंने बचाया। तो कुल मिलाकर ये मामला ये रिटायर्ड आईएएस का हाल है। नोएडा में कुत्ता लेके जाएंगे साहब लिफ्ट में, लिफ्ट में इनको कुत्ता लेकर जाना है। कुत्ता लेकर नहीं जाने देंगे तो भाई जो है मोबाइल तोड़ देंगे आपका फेंक कर, और पति को बुला के गुंडागर्दी कराएंगे। ये गुंडा बेवकूफ़ चला भी आया इसके कहने में, जबकि रोज़ इससे 4 जूते खाता होगा। इसके माँ बाप की भी हालत बुरी कर रखी होगी, 4 केस उन पर भी लगा रखे होंगे। अब आईएएस साहब ढूंढ रहे हैं, उनका सामान वामान गिर गया, कहाँ है क्या है, मिले तब ना। आईएएस नहीं, खैर पूर्व आईएएस, रिटायर हो चुके बेचारे। सोचा भी नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद ये दुर्गति होगी। बड़े अरमानों से फ्लैट खरीदा होगा कि ये तो सोसाइटी में खरीद रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है, हाई राइज बिल्डिंग में खरीदेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, आन मान शान से रहेंगे। लेकिन अफसोस, एक 2 कौड़ी की लड़की ने आकर इनकी लंका लगा दी। पुलिस कह रही है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद बताएंगे। चलो बढ़िया है, कोई नहीं। कुछ एक कमेंट आए, ज़रा उनको देख लो। एवरीथिंग चेंज बट ओनली आफ्टर पेट्रोल डॉलर्स। हाँ, पेट्रोल डॉलर्स के बाद ही सब कुछ चेंज हुआ। सर मॉर्निंग लाइव इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ एज वेल, प्रॉपर स्लीप। आप ऐसा कह सकते हैं, है ना, लेकिन ये समय हमने अभी फिक्स नहीं किया है, इसलिए जैसी तबीयत ठीक होगी तो संभवतः, क्योंकि रात को प्रयास तो किया लाइव करेंगे, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो हमने कहा छोड़ो फिर मारो गोली, है ना। जब अच्छी तबीयत हो, थोड़ी इस लायक तो हो कि लाइव प्रेजेंट हो सके, तो इसलिए सुबह पर शिफ्ट कर दिया था। हमने मैसेज भी मेरे ख्याल से शायद 11:30 या 12 बजे मैंने आप लोगों को मैसेज किया था। आइए अगला और फेमिनिज्म के एक और उस पर चले ज़रा। अरे मैडम ने तो आग ही लगा ली, गजब कर दिया। जलता हुआ कपड़ा जो है यहाँ डाल दिया, जो बुजुर्ग सो रहे थे, यानी इनके ससुर जहाँ सो रहे थे उनके ऊपर, ताकि जिंदा जल जाए। वाह रे वाह बहू, गजब। बचेगा कुछ नहीं, सब जलेगा। ये देखो आग लगानी है यहाँ पे, पापा के ऊपर आग डाल दी थी जला के, खाने नहीं देना ये लोग। तो हम क्या बच्चे को मना कर रहे हैं? बच्चा खुद ही कह रहा है सोना है। नहीं, बच्चा जब पहला सोना है तो क्यों पीछे पड़ी है इसके? ये देखिए, ये आजकल जो रजाई आती है ये सिंथेटिक होती है, फट से आग पकड़ लेती है तुरंत। वो तो बाल बाल बच गए। कायदे से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है। ये देखो आग लगानी है यहाँ पे, पापा के ऊपर आग डाल दी थी जला के। दो कारण है, एक फेमिनिज्म और दूसरा मानसिक स्थिति सही ना होना, जिसको आप समझते हैं कि गुस्सा ज़्यादा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमारी बेटी को गुस्सा ज़्यादा है। आपकी बेटी पागल है, गुस्सा ज़्यादा नहीं आता, उसको इलाज की ज़रूरत है।
अगर कोई पिता को ये बात समझ में नहीं आ रही तो उस पिता को उससे भी ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, फिर उसको झटके लगाने की ज़रूरत है। गुस्सा सिर्फ वहाँ तक सही होता है जहाँ एक लेवल, एक लिमिट तक, जहाँ नुकसान ना हो। उसके बाद यदि गुस्सा आगे बढ़ता तो गुस्सा नहीं, फिर वो पागलपन है। तो यदि आपकी बेटी पागल है या आपकी बहू पागल या आपकी पत्नी पागल है तो कृपया कर उसका इलाज ज़रूर कराएं। कोई ये बोले मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्सा बहुत आना कोई अच्छी बात नहीं है, पागलपन की निशानी है। ऐसा ही बहुत सारे पुरुष भी होते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा बहुत आना, इस हद तक आना कि आप चीज़ें हाथ से नीचे फेंक दे रहे हो, अपना नुकसान कर ले रहे हो, तो ये पागलपन की निशानी है। आपको इलाज की, आपको सहायता की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की और कईयों बार दवाई की भी ज़रूरत है। तो ऐसी जो आपको महिलाएं मिलें जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो भाई समझ जाइए कि उसको सहानुभूति के साथ काउंसलिंग और दवा की ज़रूरत है। कोई अपने घर में इस तरह से आग नहीं लगाता, कोई किसी को ज़िंदा जलाने का प्रयास नहीं करता। मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देखकर, और हैरान इस बात को लेकर भी हूँ कि क्या हुआ होगा इस केस में। कायदे से इस केस में अदालत को जो है इलाज के लिए भेजना चाहिए, पर ना ही तो इलाज के लिए भेजा गया होगा, ना कुछ किया होगा। पता नहीं केस भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो ये स्थिति है साहब, बड़ा विचित्र स्थिति है। दो जूते बचपन में लगाना चाहिए था। कौन लगाता सर? जिनकी बेटियां, आपकी बेटी नहीं होगी रॉबिन जी, इसलिए आपने ऐसा लिख दिया, जिनकी बेटियां वो तो चढ़ बैठते हैं हमारे ऊपर, फ़ोन करके मेरे को बोलते हैं आप बोल दो तो पापा की परी, हमें बड़ा बुरा लगता है ना। तो जिनको बुरा लगता है भगवान करे उनके घर में पापा की परी यही आए, जिनको बुरा लगता है भगवान करे उनके घर में ऐसी ही बहू आए, है ना। तो अपने आप उनको समझ में आ जाएगा उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर सर, आपकी लाइफ है, आप जाने, आपका काम जाने, हमारा काम था दिखाना, हमने दिखा दिया। QR कोड को स्कैन करके कृपया कर मेरी फीस भर दीजिएगा भाई, फ्री में मत देखिएगा। और अमाउंट के ठीक नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना नाम और नंबर ध्यान से भेजिएगा। और साथ ही साथ 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। NShukla@UPI के माध्यम से भी। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर चले जाएं या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ, या हो सकता है रात में मिले। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।